बाद में पढ़ लेंगे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरिया स्टैंडर्ड नंबर 39, मॉर्गेज एंड इट्स कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो गारंटी का जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। और उस गारंटी के स्टैंडर्ड के अंदर भी उसने कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे रेफर की थी। बेसिकली जब भी कोई डेट होता है तो डेट की को सिक्योर्ड करने के लिए कोई मॉर्गेज लिया जाता है। तो उस सिलसिले में ये बात है कि किस तरह की डेट को सिक्योर किया जा सकता है और मॉर्गेज के तौर पे क्या क्या चीज़ें ली जा सकती हैं, और इसके जो बाकी मामलात हैं वो क्या है। जिस तरीके से इजारा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बंदा एसेट का मालिक होता है उसको लेसोर कहा जाता है। और यहाँ पे भी जो बंदा एसेट का मालिक होगा, जिसका एसेट मॉर्गेज किया जा रहा होगा या जो एसेट मॉर्गेज करवा रहा होगा, उसको मॉर्गेजर कहेंगे। और इस तरीके से इजारा के अंदर वो बंदा जिसके पास वो एसेट आता है या जो जो उस एसेट की यूज ऑफ राइट हासिल करता है उसको लेसी कहा जाता है। यहाँ पे जो अपने राइट को जो है डेट को सिक्योर कर रहा होगा, जो कि क्रेडिटर होगा, उसको मोर्टगेजी कहेंगे। तो मोर्टगेजर और मोर्टगेजी ये दो लफ्ज आएंगे। तो मोर्टगेजर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर होगा, और मोर्टगेजी जो है वो क्रेडिटर होगा जो डेट को सिक्योर कर रहा होगा। तो ये दो टर्म्स को मैंने आपको लिंक करके भी बता दिया कि लेसर और लेसी। तो लेसर जो है जिस तरीके से प्रॉपर्टी का मालिक, तो इसी तरीके से मोर्टगेजर भी वही है जो प्रॉपर्टी का मालिक। तो ये टर्म हमें सबसे पहले क्लियर हो गई। इसके अंदर बार बार यही आ रहा होगा मोर्टगेजर मोर्टगेजी। तो वहां पे फौरन आपको पता होना चाहिए कि जो मोर्टगेजी होगा वो डेटर होगा, सॉरी वो क्रेडिटर होगा, और जो मोर्टगेजर होगा वो डेटर होगा। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। तो इसका जो प्रीफेस है वो ये है कि दिस स्टैंडर्ड एम टू indicate Sharia rulings on mortgage and its contemporary application in Islamic financial institutions. This standard cover mortgages, ठीक है, mortgages requested by the institution। ठीक है, mortgages requested by the institution, क्योंकि institution जो है वो कौन है, यहाँ पे creditor है, with the aim of documenting the debts and commitments owed to it। ठीक है, ओड टू एट का मतलब है कि जो जो इसको अदा होनी है। ठीक है, बाय अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, बाय अदर इंडिविजुअल्स भी वो हो सकते हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इट आल्सो कवर द मोर्टगेजेस प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन टू अदर पार्टीज। यानी बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन हो वो डेटर हो, और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जो है या दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ डीलिंग कर रहा हो। तो उस सूरत में इस बैंक को भी मॉर्टगेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी, या ये प्रेजेंट कर रहा होगा, या उस सूरत में ये मॉर्टगेजी बन रहा होगा, सॉरी मॉर्टगेजर बन रहा होगा, टू अदर पार्टीज इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डेट एंड कमिटमेंट्स इट ओड टू देम। Furthermore, the standard cover the mortgages which the institution in its capacity as a notary or agent keeps for the benefit of other parties। अब यहाँ पे जो नोटरी का लफ्ज है ये बेसिकली वो उसके लिए यूज किया जाता है कि जिसके पास जो मोर्टगेज की प्रॉपर्टी है वो जिसकी कस्टडी में हो, तो उसको नोटरी के लिए यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ हुआ है। दिस स्टैंडर्ड कवर द मोर्टगेजेस विच द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स कैपेसिटी एज नोटरी और एजेंट, यानी उसने लफ्ज एजेंट भी याद रखी, कीप ऑन द बेनिफिट ऑफ द अदर। यानी वो है किसी और का, जो मोर्टगेज है वो किसी और के पास हो रहा है, लेकिन बैंक एज अ थर्ड पार्टी उसकी जो है वो कस्टडी बेसिकली उसको उसको रख कर रहा है, या उसके उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने पास रख रहा है। तो इस तरह की बातें भी होंगी डिस्कस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, मोर्टगेज कहते किसको हैं। द मोर्टगेज मीन्स टू मेक अ फाइनेंशियल एसेट। अब ये जो है ना, मीन्स टू मेक अ फाइनेंशियल एसेट आर सो टाइड टू अ डेट। ठीक है, आर सो का मतलब है कि फाइनेंशियल एसेट से ही मिलती जुलती कोई चीज, टू अ डेट
so that the asset or its value is used for the repayment of the debt in case of default। यानी एसेट को सिर्फ इसलिए टाइट किया जा रहा है किसके साथ, डेट के साथ, ताकि अगर वो डेट की रीपेमेंट नहीं होती तो एसेट और इट्स वैल्यू इज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब इसके अंदर दो बातें हैं कि एसेट और इट्स वैल्यू इज यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। एसेट कैसे जो है वो यूज होगा डेट की रीपेमेंट के लिए, तो वो भी ये स्टैंडर्ड हमें क्लियर करेगा कि जो मोर्टगेजी होगा वो उस एसेट को मार्केट वैल्यू के ऊपर खरीद सकता है, ठीक है ना। तो उसमें से जो सेटअप होगी वो वाली अमाउंट होगी जो जो उसकी उसके उसने रिसीव करनी है, और जो ऊपर नीचे वाली अमाउंट है वो दूसरी पार्टी के ऊपर जो है फिर भी सेटल करना बकाया रहेगी। और नॉर्मली तो यही होता है कि इस मोर्टगेज का जो एसेट है इसको मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा और इससे जो कैश जनरेट होगी उसके थ्रू डेट की सेटलमेंट की जाएगी। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि किसी फाइनेंशियल एसेट को इस तरीके से डेट डेट की सिक्योरिटी के तौर पे रखना कि अगर डेट इन एक्चुअल क्या होता है वो उसकी रीपेमेंट नहीं होती थ्रू प्राइमरी सोर्स, तो ये जो मोर्टगेज है ये सेकेंडरी सोर्स बनेगा उस डेट की रिकवरी के लिए, उस डेट की सेटलमेंट के लिए। इसके ऊपर जो शरिया रूलिंग्स हैं वो क्या हैं। नंबर वन, मोर्टगेज इज परमिसिबल इन कुरान, सुन्ना एंड इजमा, कंसेंसस ऑफ फुकहा। तो इसके ऊपर ये है कि जो तीन बड़े जो या प्राइमरी सॉरी जो तीन बड़े सोर्सेज ऑफ शरिया हैं उसके अंदर जो है वो इसकी परमिसिबिलिटी है। तो जब तीन बड़े सोर्सेज आ गए तो फिर यहाँ पे क्यास या इज्तिहाद की डेफिनेटली ज़रूरत ही नहीं है। तो कुरान के अंदर भी डिफरेंट आपको आयत मिलती हैं, जिसके अंदर एक आयत जो है वो सूरह बकरा की 282 नंबर आयत भी है। फिर इसी तरीके से हजूर पाक की जो सुन्नत है वो भी ये है, और इसी तरीके से इसके ऊपर कंसेंसस भी है, फुकहा का इजमा है कि जो मोर्टगेज है ये एक परमिजिबल कॉन्ट्रैक्ट है। सुन्ना के अंदर इस तरीके से बताया जाता है कि एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़रा एक यहूदी के पास रखवाई और उससे कुछ अनाज जो है वो उधार पे लिया। तो वो जो ज़रा थी वो उसको एज अ मोर्टगेज रखवाया था। तो इसके अलावा भी इसकी बेसिस में आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसकी डिटेल मिलेगी। इस शेयर स्टैंडर्ड की बेसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लाजमी पढ़ना है आपने। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, द मोर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग फॉर द मोर्टगेजर once it is concluded, and the mortgagor does not have the right to revoke it from his own side, whereas the mortgagee has the right to do so। अब ये वाली जो क्लॉज है ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से भी बड़ी ज़रूरी है कि जो मोर्टगेजर है, ठीक है ना, जो कि डेटर है, उसके लिए तो ये बाइंडिंग है। उसके लिए तो ये बाइंडिंग है कि एक दफ़ा मोर्टगेज हो गई तो वो इसको यूनिलैटरली जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। लेकिन जो मोर्टगेजी है वो इसको जो है वो इसको छोड़ सकता है यूनिलैटरली। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि जो मोर्टगेजी है या जो कि आपका डेट क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो ये भी कर सकता था कि वो आपसे एसेट लेता ही ना और सिक्योरिटी के बगैर भी आपको वो लेंडिंग दे सकता था, ठीक है। तो उसने जो है वो उसका पास तो ये राइट भी था। और अगर बाद में भी वो किसी वजह से एसेट आपका रिलीज कर दे, अब राइट उसका है ना, राइट उसका है, वो अपना राइट छोड़ सकता है। तो जबकि जो आपका जो डेटर है उसने चूंकि उसके जिम्मे पेबल है और उसने मॉर्गेज कर दिया है, अब डेट जो है रिसीवेबल उसका राइट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट नहीं है तो जाहिर सी बात है ये उसको रिलीज भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो रिलीज कर रहा है वो उसका राइट है, तो राइट कोई अपना जो है वो छोड़ भी सकता है। तो जो मोर्टगेजर है, जो डेटर है, उसके लिए मोर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। तो बाइंडिंग को हम बड़ी दफा समझ चुके हैं कि बाइंडिंग वो होता है जिसको यूनिलैटरली टर्मिनेट नहीं किया जा सकता या जिसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। तो जबकि यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरी पार्टी जो है कौन सी, जो कि मॉर्टगेजी है,
जो कि लेंडर है उसके लिए ये नॉन बाइंडिंग है। तो नॉर्मली हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है उस तरीके से मिलता है कि उसके लिए एक ही रूलिंग आती है कि या बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग। यहाँ पे पार्टीज के लिहाज से मुख्तलिफ है, तो इसलिए इसको समझना और इसको रिटेन रखना और फिर इस कंसेप्ट को समझना कि भाई एक के लिए क्यों बाइंडिंग है एक के लिए क्यों नॉन बाइंडिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से इसको नोट कीजिएगा और इसको मिस ना कीजिएगा। और इसको समझने में अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे अभी इसको इसको क्लियर कर ले। और इसकी बेसिस आप पढ़ेंगे और बाकी मामला पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और गहराई में इंशाल्लाह क्लियर होंगे। अच्छा, पोजेशन ऑफ द mortgage asset टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सेम रिक्वायरमेंट फॉर द पोजेशन ऑफ सोल्ड प्रॉपर्टी। कि जिस तरीके से कोई प्रॉपर्टी जो आप बेचते हैं, सेल के अंदर जिस तरीके से पोजेशन है, तो वो क्या है, वो या तो फिजिकल है या कंस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पे भी फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव के थ्रू आपकी पोजेशन हो सकती है। इट कुड बी एक्चुअल पोजीशन बाय पुटिंग ऑन हैंड आर द प्रॉपर्टी, यानी इसने खुद ही बात कर दी, विच इज नोन एज सीजर मॉर्गेज। अब ये भी आपने नाम याद रखना है इसके लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से, कि जहां पे फिजिकल पोजेशन हो तो उसको आप सीजर मॉर्गेज कहेंगे। सीज करना, सीजर। ठीक है। आर पोजेशन कुड बी लीगल थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये कौन सी है जी, कंस्ट्रक्टिव है, विच इज नोन एज सिक्योरिटी और फॉर्मल मॉर्गेज। अब ये नॉर्मली तो आपके पास नाम यूज नहीं होते, लेकिन यहाँ हो रहे हैं, तो इसलिए एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको बिल्कुल नोट करते रहे आप कि ये अगर होगी फिजिकल पोजेशन होगी तो वो होगा सीजर मॉर्गेज, और अगर आपका थ्रू कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगा तो वो उसको आप कहेंगे सिक्योरिटी और फॉर्मल मॉर्गेज। ठीक है। तो ये नाम है, ये टर्म्स हैं, इसके अंदर जो है वो कंसेप्ट से ज्यादा इन चीजों को ये वाली चीजें जो है वो टर्म को याद रखना है। बोथ टाइप ऑफ मॉर्गेजेस आर सब्जेक्ट टू द सेम रूलिंग। अब ये जो इसने आखिरी बात लिखी, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा कि भाई पोजेशन कंस्ट्रक्टिव हो या फिजिकल हो, शरीयत की नजर में वो कहाँ पे, इक्वल फुटिंग पे। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहा है कि बोथ टाइप ऑफ मॉर्गेजेस आर सब्जेक्ट टू द सेम रूलिंग। तो इस तरीके से है। द mortgagee has a right to appoint an agent to possess the mortgage on its behalf, यानी लेंडर बिल्कुल ये कर सकता है कि वो कोई एजेंट मुकर्रर करे जो उसके बिहाफ पे एसेट को क्या करे, उसको पोजेस करे, उसकी उसकी पोजेशन ले। The agent thus appointed should have the same right of disposition which the principal has। ठीक है। तो उसके पास भी डिस्पोजिशन का वही राइट होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल के पास है। अच्छा। The mortgagee can also be put, the mortgage can also be put in the hand of the mortgagee or in the hands of third party known as notary to be agreed upon between the two parties। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको उसने कहा, क्या कहा है, थर्ड पार्टी को उसने नोटरी का नाम दिया है। ये लदा से फिर एक आपकी टर्म है यहाँ पे, इसको फिर आपने याद रखना है। तो टू बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द टू पार्टीज, यानी लेंडर और डेटर के दरमियान ये अग्री हुआ था कि उनकी जो सिक्योरिटी है, जो मोर्टगेज है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास रखी जाएगी और वो थर्ड पार्टी नोटरी जो है वो कराएगी। When the mortgage is kept by a notary, neither of the two parties had the right to transfer it to any other location। तो जब उन दोनों ने एग्री कर लिया म्यूचुअली कि वो एक थर्ड पार्टी के पास होगी, तो अब जो है वो किसी एक के पास ये यूनिलैटरल राइट नहीं है कि वो उसको उस थर्ड बंदे की पोजीशन से लेके कहीं और करे। और अगर डेफिनेटली वो करेंगे तो फिर म्यूचुअल कंसेंट कहीं होगा कि व्हेन द mortgage is kept by a notary, neither of the two parties have the right to transfer it to any other location। अब इनकी दोनों की म्यूचुअल से हुआ, तो अब ये भी म्यूचुअल से ही होगा। The mortgagee has the right to stipulate a condition that the mortgagor should appoint him or his representative as an agent who can sell the mortgage asset and repay the debt out of its value in case of default without resorting to judiciary। The mortgagor does not have the right to retreat from such agency once agreed upon। तो जिस तरीके से ये ऊपर वाली जो क्लास है, ये तो पीछे बहुत सारे स्टैंडर्ड में आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में आ चुकी है कि भाई आप पहले ही उससे ये अथॉरिटी जो है वो ले लें
ये अंडरटेकिंग उससे ले लें, उससे उससे ये अथराइजेशन ले लें कि इन केस ऑफ जो है ना आप कि इस सिक्योरिटी को सेल करने की जरूरत पड़ी और इसको यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डेट, आप जो है ना कोर्ट के पास जाने के बगैर भी इसको सेल कर सकें, तो ये बेसिकली ये एक अंडरटेकिंग होती है। तो वो उससे ली जाती है कि ये कंडीशन होती है। स्टिपुलेट का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको स्टिपुलेट, इसको इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, कंडीशन रख दी जाती है कि जो जो मोर्टगेजी है उसके पास ये राइट होगा कि वो मॉर्टगेज का जो एसेट है उसको क्या करे, जो जो कोलेटरल है उसको सेल करके इसकी सेटलमेंट कर सकता है विदाउट रिकोर्स टू जुडिशरी। और इसी तरीके से जो नीचे वाली बात है वो पीछे वाली बात से ही लिंक है कि भाई मोर्टगेजर के लिए जिस तरह से मोर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, यहाँ पे भी उसके लिए जो है वो इन्होंने लफ्ज बाइंडिंग यूज नहीं किया, लेकिन बात वही है कि वो इससे रिट्रीट नहीं कर सकता कि उसने एक दफा ये एजेंसी जो है दे दी। ये जो उसने ऊपर जो कंडीशन रखी है ना कि जो मोर्टगेजी है वो सेल करेगा, तो मोर्टगेजी को वो एजेंट बना रहा है। क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मोर्टगेजर, डेटर। तो वो लेंडर को एजेंट बना रहा है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपने इस एसेट को सेल करना है डेफिनेटली मेरे बिहाफ पे। तो मेरे बिहाफ पे सेल करेंगे और फिर जो उससे प्राइस आएगी उससे आप डेट को सेटल करेंगे। तो जब ये एजेंसी दे दी मोर्टगेजर ने, तो उसके बाद वो इस एजेंसी को क्या कर सकता है? रीट्रीट नहीं कर सकता या इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ये उसके लिए क्या हो जाएगी? बाइंडिंग हो जाएगी। इसी तरीके से द डेथ ऑफ द मोर्टगेजर और द मोर्टगेजी हैज नो इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मोर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट। द रिप्रेजेंटेटिव इनहेरेंट्स शेल सब्स्टिट्यूट द डेड पार्टी। ये चीज इजारा के अंदर भी थी और यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे भी है। ठीक है। तो जबकि एजेंसी के अंदर आपने देखा था कि ये चीज नहीं थी। ठीक है। या इसी तरह हायर रैंक ऑफ पर्सन के अंदर ये चीज नहीं थी। तो यहाँ पे ये है कि अगर मोर्टगेजर या मोर्टगेजी में से कोई भी की डेथ हो जाती है, तो फिर ये जो मोर्टगेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके जो लीगल हायर्स हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव इनहेरिटर्स हैं वो इनकी जगह ले लेंगे। यानी मोर्टगेजर की जगह उसके लीगल हेयर्स ले लेंगे और इसी तरीके से मोर्टगेजी के जो लीगल हायर्स हैं वो उसकी जगह ले लेंगे। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ से इसको भी लॉक करना है कि डेथ की वजह से ये मोर्टगेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसकी ख़त्म नहीं होगा या इसकी वैलिडिटी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ से भी एक ज़बरदस्त किस्म का एमसीक्यू आपके सामने आ सकता है। द मोर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट इज नो लॉन्गर वैलिड व्हेन द मोर्टगेज एसेट पेरिशेस। तो जैसे इजारा के अंदर अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो इजारा भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे भी यही है कि मोर्टगेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो एसेट मोर्टगेज किया गया वही खत्म हो गया, पेरिश हो गया, तो उस सूरत में मोर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्यों? कि मोर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है? आपके डेट की सिक्योरिटी के लिए। और डेट की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी? कि जबकि बैक एंड पे वो एसेट इंटैक्ट रहे। अब वो बैक एंड पे एसेट नहीं रहा, तो आपने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो अब खोखला हो गया भाई। इससे क्या मिलेगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसी बेवजह चीज को या किसी बेसूद चीज को वैलिड रखना, वो तो शरीयत उसको कैसे वैलिड रहने देती? तो शरीयत ने यहाँ कहा कि भाई ये अगर मॉर्गेज एसेट ही पेरिश हो गया तो डेफिनेटली मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर, जैसे इजारा मैंने मामला था। लेकिन अनलेस अ कंपनसेशन फॉर इज इट ऑब्टेन थ्रू सोलिडेरिटी इंश्योरेंस फॉर इंस्टेंस। लेकिन अगर इस तरीके से था कि ये जो है ना पेरिश हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, इस तरह की बात है, और ये एसेट जो है वो इसकी इंश्योरेंस हुई थी, तो इंश्योरेंस से जो पैसे आए, अब वो पैसे वो आपके जो है आपके पास लियन हो जाएंगे और उसके थ्रू वो बैकएंड पे वो आपका जो वो इस मॉर्गेज एसेट को वो रिप्लेस करेंगे। तो उस सूरत में फिर ये मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म नहीं होगा। तो अनलेस कंपनसेशन फॉर इट इज ऑब्टेन, तो उस सूरत में ये जो है वो नो लॉन्गर वैलिड वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि वो वैलिड रहेगा। द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी also the mortgage contract can also cease to be valid for other reasons such as termination of the contract by the mortgagee, termination of the contract by mortgagee। ठीक है। तो अब मोर्टगेजी के पास तो ये राइट था,
मोर्टगेजर के पास नहीं था ना, तो अब मोर्टगेजी इसके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो खत्म कर रहा है, तो इसके पास तो है, चूंकि इसका ये राइट है, ये इसको छोड़ सकता है। इसी तरीके से सेटलमेंट और रिलीफ फ्रॉम द डेट। सेटलमेंट का मतलब ये है कि भाई डेट जो है ना, वो पे कर दिया है किसने, जो डेटर है उसने वो पेमेंट कर दिया है, जिसके बदले ये मॉर्गेज रखा गया था। तो अब जिस काम के लिए रखा गया था वो काम तो अब रहा नहीं, यानी वो डेट तो अब रहा नहीं, तो उस सूरत में ये सीज हो जाएगा। अब इसका जो मकसद है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर जो जो क्रेडिटर है उसने रिलीफ दे दिया, उसने डेट को माफ कर दिया, तो जाहिर सी बात है, जब डेट माफ कर दिया उसने, रिसीवेबल जो है ना उसने वेव ऑफ कर दिया, रिलीफ का मतलब यही है, तो उस सूरत में भी ये मोर्गेज का एसेट सीज हो जाएगा। इसको फिर रखने की भी डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है। को रख, जिस चीज को सिक्योर करने के लिए रखा था वो चीज ही नहीं रही, तो ये तो सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था ना भाई। तो ये तो किसी के लिहाज से आप ताबे कह सकते हैं वो था, तो अब वो मेन चीज नहीं रही, तो भाई ये भी नहीं रहेगा। इसी तरीके से रिलिंक्विशमेंट ऑफ द मोर्गेज राइट, और इसी तरीके से जो मोर्गेज के जो राइट है वो रिलिंक्विश कर दिए हैं किसने, आ, किसने जी, मोर्टगेजर, मोर्टगेजी ने। तो यानी वो उसका राइट था मोर्टगेज लेना, लेकिन उसने कहा जी ठीक है आपका डेट तो खड़ा है, लेकिन अब मुझे आप पे एतबार है और आप जो है वो ये अपना एसेट जो है मैं रिलीज करता हूँ, ठीक है आप एसेट रिलीज कर लें, तो ये मामला भी हो सकता है। फर्दर मोर Furthermore, the validity of the mortgage contract can also expire as a result of the transfer of the ownership of the mortgage asset through sale, gift, or will on permission of the mortgagee, unless the new owner accepts to keep the mortgage contract. कहानी इस तरीके से है कि जो मोर्टगेज का एसेट है वो मोर्टगेजर बेच तो नहीं सकता, क्यों, कि उसने उसको मोर्टगेज कराया हुआ है। लेकिन अगर उसको मोर्टगेजी इजाजत दे दे, यहाँ पे भी क्या लिखा है कि ऑन परमिशन ऑफ द मोर्टगेजी, तो वो उसको बेच सकता है। जब वो बेचेगा तो अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो जो थर्ड पार्टी है वो उसके ऊपर डेफिनेटली अब उस एसेट के ऊपर मॉर्गेज का कांटेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन वो थर्ड पार्टी अगर एग्री हो और उसको जो है वो मॉर्गेज का कांटेक्ट कराना चाहे तो करा सकती है भाई, कोई थर्ड पार्टी भी आपके बिहाफ पे किसी लोन को जिस तरीके से गारंटी हो सकता है उस तरह। लेकिन वो डेफिनेटली फिर मॉर्गेज का एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ओनर चेंज हो चुका होगा और सारी बातें चेंज हो चुकी होगी। तो इस तरह की बातें हैं। The mortgagee has the right to keep the whole mortgage asset for any part of the debt unless he accept partial releasing of the mortgage। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपका लोन है 1 मिलियन का, और आपने एसेट भी बैक एंड पे से के 1 मिलियन या 1.25 मिलियन का रखा है। अब पीछे जो है ना मिलियन में से 0.1 मिलियन रह गया, 1 लाख रुपया रह गया, 9 लाख जो है वो अदा कर दिया गया। तो एसेट तो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, पूरा ही मोर्टगेज रहेगा जब तक सारा सारा जो है वो डेट खत्म नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा एसेट है कि जिसको पार्शली रिलीज किया जा सकता है, और जो 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 लेंडर है या मोर्टगेजी है वो इस चीज पे एग्री करता है कि मैं इसको पार्शली रिलीज कर दूंगा, तो कर भी सकता है भाई। ठीक है। The mortgagee has the right to keep the whole mortgage asset for any part of the debt। तो उसका ये राइट तो है कि वो उसको रिटेन रखे, अनलेस ही एक्सेप्ट पार्शियल रिलीजिंग ऑफ द mortgage, तो पार्शियल रिलीजिंग कर भी सकता है भाई। On repayment of the debt, the mortgagee has no right to keep the mortgage asset as a collateral for a new debt for which the asset is not mortgage। कोई नया डेट जो है वो जनरेट हुआ है, तो उसके लिए जो पिछला मोर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी को कंटिन्यू करना उसका कोई बेसिक राइट नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन द टू पार्टीज एग्री टू कीप द मोर्गेज एसेट एज कोलैटरल फॉर एनी डेट बिटवीन देम विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। हाँ, इस तरीके से हो सकता है कि वो दोनों पार्टीज ये एग्री करें कि 2 साल के लिए ये एसेट हमारे पास मोर्गेज रहेगा, और इस एसेट बैकएंड पे मॉर्गेज रहेगा, और जो भी आप लोन लेंगे वो इस एसेट के थ्रू कवर होगा। अगर इस तरीके का मामला है तो फिर तो ठीक है, ये हो गई आपकी एक जनरल मॉर्गेज की एग्जांपल होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक मॉर्गेज थी, किसी स्पेसिफिक लोन के साथ लिंक थी, तो वो लोन खत्म हुआ तो वो मामला भी खत्म हुआ, नए नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो ऑटोमेटिकली लिंक नहीं होगी। रूलिंग रिलेटिंग टू मॉर्गेज एसेट। मॉर्गेज एसेट जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या थी जी, किसकी रूलिंग थी, श्रेय रूलिंग्स ऑन मॉर्गेज, कि मॉर्गेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से श्रेय रूलिंग थी, और वो सारी चीजें हमने पढ़ी कि बाइंडिंग नेचर का था,
उसके अंदर सीजर मॉर्गेज, सिक्योरिटी, फॉर्मर मॉर्गेज, इसी तरह उसको एजेंट मुकर्रर करना, पोजेशन के लिहाज से बातें वो थी। और इसी तरीके से कि जो है वो कंडीशन रखना कि उसको जो है वो विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप उसको बेच सकते हैं, वो वाला मामला। और इसी तरीके से जो बाकी चीजें हमने अभी डिस्कस की वो अब जो है बेसिकली कि किस एसेट को मॉर्गेज किया जा सकता है और किसको नहीं, शरिया रूलिंग्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज एसेट। तो मॉर्गेज एसेट के लिहाज से क्या रूलिंग है, एसेट कौन सा मॉर्गेज हो सकता है और कौन सा एसेट नहीं हो सकता। द मॉर्गेज एसेट शुड बी अ शरिया परमिजिबल प्रॉपर्टी। पहली तो बड़ी बात क्या है कि वो शरिया परमिजिबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप बैकेंड पे ऐसी चीज को मॉर्गेज नहीं रख सकते कि जो शरिया इम्परमिजिबल हो, जैसे कन्वेंशनल बॉन्ड्स हो, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो, ठीक है, इसी तरह कोई बिल ऑफ डिस्काउंटिंग की तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, और जो है वो बाकी कोई भी रिसीवेबल है जो कि इंटरेस्ट बेस है, ठीक है, या इस तरह का कोई भी मामला है तो वो नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप एसेट के अंदर आए, टेंजिबल एसेट के अंदर, तो जैसे जो 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 चीज़ें प्रोहिबिटेड है, जैसे लिकोर है या इस तरह की जो भी चीज़ें डेफिनेटली होंगी तो वो नहीं हो सकती। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने बात की कि जैसे बॉन्ड्स हैं और ट्रेजरी बिल्स हैं, और इसी तरह पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और इस तरह की कोई भी चीज डेफिनेटली वो नहीं हो सकती। इट शुड आल्सो बी वेल स्पेसिफाइड। तो दूसरे नंबर पे क्या है कि जिस तरीके से सेल का जो मामला होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एसेट स्पेसिफाइड या आइडेंटिफाइड हो, तो उसी तरीके से ये भी वेल स्पेसिफाइड हो थ्रू पॉइंटिंग, या तो थ्रू पॉइंटिंग यानी उसको इशारा करके हो जाए, नेमिंग नाम से हो जाए, या इसी तरह डिस्क्रिप्शन से हो जाए। तो इसी तरीके से ये स्पेसिफाइड जो है ना इसका होना जरूरी है। एंड कैन पॉसिबली बी डिलीवर्ड, और ये ऐसा एसेट हो कि जिसको डिलीवर भी किया जा सके। डिलीवर का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जब सेल की जरूरत पड़े तो ये ऐसा एसेट हो कि जिसकी अल्टीमेटली जो पोजीशन है वो आगे दी जा सके। पोजीशन, जी वकास साहब अपना माइक अगर देख लें, तो अगर पोजीशन का मामला इस तरीके से है कि देखिए पोजीशन पॉसिबली भी डिलीवर का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने घर मॉर्गेज कराया है तो मैं घर उठा के किसी को दे सकूं। तो जो डिलीवरी होती है वो थ्रू डॉक्यूमेंट्स भी होती है और थ्रू फिजिकल भी होती है। तो उस तरीके से आपने नहीं देखना, बल्कि ऐसा कोई एसेट हो जो कि पॉसिबली भी डिलीवर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एसेट ना हो कि जो फिर डिलीवरी के टाइम पे जिसको डिलीवर ना किया जा सके। तो जिसकी जो है ना जो डिलीवरी के अंदर एक्सेसिव गरर हो तो उसको डेफिनेटली जो है वो नहीं किया जा सकता। इन प्रिंसिपल द मॉर्गेज ऑब्जेक्ट शुड बी टेंजिबल एसेट। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इन प्रिंसिपल, असूलन या असलन तो ये बात है कि जो मॉर्गेज का एसेट है वो टेंजिबल एसेट हो। द मॉर्गेज ऑब्जेक्ट शुड बी अ टेंजिबल एसेट, कि वो एक ऐसा एसेट हो कि जो कि एनी एसेट हो, आंख से देखे जाने वाला एसेट हो। यट इट कैन बी अ डेट, लेकिन वो कह रहा है कि इसके बावजूद ये डेट भी हो सकता है। अब डेट कैसे हो सकता है जो है वो मॉर्गेज का एसेट, तो कौन बताएगा भाई डेट क्या चीज़ है, यहाँ पे डेट से क्या मुराद है। और ये मैं क्या कर, वैसे कर दिया करें मुझे मैसेज किसी टाइम, अभी जरूरी है इस तरह के मैसेज। In principle, the mortgage subject should be tangible asset, yet it can be a debt, a cash amount, a fungible asset, or a consumable commodity। अब ये fungible asset कौन होता है, ये कौन बताएगा जी? सर जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे जो कोई जल्दी केमिकल खराब वगैरह हो हो। जाता है। जी। दोबारा, फंजिबल गुड्स का भी यहाँ आ रहा है कि फंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, और कंज्यूमेबल कमोडिटी भी हो सकती है। अब ये कंज्यूमेबल कमोडिटी की ना आगे फिर शरायत आएंगी कि कंज्यूमेबल कमोडिटी को अगर आप मोर्गेज रखते हैं, या पेरिशेबल कमोडिटी को कंज्यूमेबल, तो जैसे वीट वगैरह है ना, तो ये कंज्यूमेबल कमोडिटी है, तो ये तो इसकी एक लाइफ होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जो पेरिशेबल हो और कंज्यूमेबल भी हो, उसका क्या होगा, उसको भी रखा जा सकता है। तो इन प्रिंसिपल क्या है कि ये क्या होना चाहिए, टेंजिबल एसेट होने चाहिए। और टेंजिबल एसेट को यहाँ पे आप इस तरीके से चलें, समझें कि ये फिक्स एसेट होंगे कोई, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई कोई गाड़ी हो सकती है, या इस तरह की चीजें। येट इट कैन बी अ डेट, ये रिसीवेबल भी हो सकता है, कैश अमाउंट भी हो सकती है, फंजिबल एसेट भी हो सकते हैं।
यानी फंजिबल एसेट को हमने क्लियर कर लिया कि वो क्या है। इसी तरीके से वो कंज्यूमेबल कमोडिटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पेरिशेबल्स ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी मॉर्गेज। अब वो कह रहा है जी पेरिशेबल, तो भाई पेरिशेबल है, वो तो 3 4 5 दिन उसकी लाइफ होगी, उसको क्या करेंगे। कैन आल्सो बी मॉर्गेज एज दे कैन बी सोल्ड एंड रिप्लेस बाय देयर वैल्यू। तो ये चीज याद रख लें, ये उसके अंदर आ जाती है बाज दफा, किसके अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि अगर पेरिशेबल चीज को मॉर्गेज किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, मॉर्गेज किया जा सकता है या नहीं, तो बात सिंपल है कि किया जा सकता है, क्योंकि वो एक एसेट है। ठीक है, एक वैल्यू रखता है। लेकिन होगा क्या कि जो उसको उसको सेल करके जो उसकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को, कैश को फिर जो है वो मॉर्गेज किया जाएगा। तो लिया पेरिशेबल आइटम को जाएगा, फिर उसको जो भी उसका टाइम है, जो है जाहिर सी बात है, उसका एक सर्कल होगा, एक लाइफ होगी, उसके अंदर आपने उसको सेल करना होगा। तो आप उसको सेल कर देंगे। ठीक है, या आपके बिहाफ पे, सॉरी, चूंकि एसेट का मालिक कौन है, एसेट का मालिक तो मोर्टगेजर ही है ना। और जो उसका मालिक है वही उसको बेच देगा। अब वो मोर्टगेज हो गया, लेकिन आपने उसको परमिशन दी कि इसको बेच दे, और फिर उससे जो कैश जनरेट हुई, वो कैश जो है ना उसने आपके पास रखी। या ये भी हो सकता है कि आपने उससे अथॉरिटी ली हो, एजेंट बने हो, और आपने बेच दिया हो, और आपने ही उसकी कैश को क्या कर लिया हो, वो अपने पास रख लिया हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मेन चीज ये कि पेरिशेबल ऑब्जेक्ट भी जो है वो हो सकते हैं। अब पेरिशेबल आइटम क्या है, भाई टमाटर है, ये पेरिशेबल है। ठीक है, इसी तरह किसी भी और सब्जी का नाम ले लें, कोई फ्रूट है, फ्रूट भी तकरीबन तकरीबन सारे पेरिशेबल है। या इसी तरह कोई कोई भी और ऐसा एसेट लें कि जिसकी जो है वो एक लाइफ हो, महदूद लाइफ हो, तो उसको आप पेरिशेबल आइटम कहेंगे, कि वो एक लॉन्गर टाइम के लिए जो जो है जिसको नहीं रखा जा सकता। अब ये ना कहना कि आजकल तो कोल्ड स्टोरेज में हम टमाटर को भी 3 साल के लिए रख लेंगे, भाई उस वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो पेरिशेबल जो नॉर्मल लाइफ के अंदर जिसको आप पेरिशेबल कहते हैं, तो वो ये पेरिशेबल है यहाँ पे। मोर ओवर, अ मोर्टगेज ऑब्जेक्ट कैन बी शेयर्ड ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड सोल्ड सेपरेटली। ठीक है, तो ये कोई जिसको मुशा एसेट कहते हैं वो भी हो सकता है। और यहाँ पे जो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है वो सकूक्स हैं और शेयर्स हैं। क्योंकि शेयर क्या कर रहे होते हैं, वो कॉमन कॉमन ओनरशिप शेयर कर रहे होते हैं, किसके अंदर, उस बिजनेस के अंदर। ठीक है ना। तो वो इस तरीके, वहां भी वो मुशा की बेस पे होते हैं ना शेयर। ठीक है, उनके बैकएंड पे वो एसेट ब्रेक करके तो आपको नहीं बताया जाता ना कि ये है, ओवरऑल कंपनी के अंदर आप होते हैं। तो वो यहाँ पे कॉमन शेयर की एग्जांपल है। तो इसी तरीके से जो सकूक हैं, वो सकूक के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो ये यहाँ पे एंड एज एन एग्जांपल आप रख सकते हैं। लेकिन कोई और ऐसा टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, या कोई ऐसी कंज्यूमेबल या कोई और कमोडिटी भी हो सकती है, कि जो कि, अब गंदम है, गंदम की एक बड़ी तादाद है, और वो जो है वो 2 या 3 लोगों को वो उसके ज्यादा मालिक है, वो एक स्टोर में एक ही जगह पड़ी है। तो उसमें से आपने कुछ को जो है वो क्वांटिटी को मॉर्गेज किया, तो उसको डेफिनेटली सेपरेटली बेचा जा सकता है। तो वो भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, लेकिन मेन इसकी एग्जांपल वहां पे ये चीज है। द सेम एसेट कैन बी मॉर्गेज टू मोर देन वन मॉर्गेजी। एक एसेट एक से ज्यादा लोगों के पास मॉर्गेज किया जा सकता है। और नॉर्मली बैंक्स में ये होता है, आप देखते होंगे कि जहाँ पे एसेट बड़ा है और उसके अगेंस्ट जो फैसिलिटीज हैं वो छोटी अमाउंट की हैं या उससे कम हैं, तो डेफिनेटली उस सूरत में वो एसेट एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट के साथ टैग किया जाता है। उसकी अपनी कुछ कंडीशन है, वो यहाँ ये बता रहा है, इफ ऑल मोर्टगेजेस आर ऑफ द सेम रैंक, ऑल मोर्टगेजेस आर द सेम रैंक, ये मेरे ख्याल में पारी पासू की बात हो रही है। द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज हैज टू बी सॉट। ठीक है, तो फिर उस सूरत में तमाम पार्टीज की जो कंसेंट है वो ली जाएगी। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो ऑलरेडी जिस बैंक के पास वो मॉर्गेज होता है, उस बैंक के पास दूसरा बैंक जो है वो उसको एक लेटर भेजता है कि उससे वो कंसेंट लेने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, या कुछ हद तक ये अब एससीसीपी के थ्रू भी मैनेज होता है। एंड द मॉर्गेज राइट इन द एसेट इज टू बी शेयर्ड अमंग देम इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव डेट। ठीक है, तो इस सूरत में होगा क्या कि जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज एसेट है, तो द मॉर्गेज राइट इन द एसेट तो इज टू बी शेयर्ड अमंग द प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव डेट। अब 1 लाख रुपए का एसेट है, एक का लोन जो है वो 40,000 है, एक का 60,000 है। तो इस एसेट को जब इसके थ्रू जो सेटलमेंट होगी, तो उसी परसेंटेज से होगी, यानी 40 और 60 के लिहाज से होगी। इफ द मोर्गेजेस आर रैंक इन सच अ वे दैट अ सक्सीडिंग मोर्गेजी should get his debt repaid only when his precedent
mortgagee does the consent of the succeeding mortgage or loan loan has to be sought। तो इस सूरत में क्या होता है कि एक जो है ना वो यहाँ पे रैंकिंग है। तो रैंकिंग का मतलब ये है कि जिसने पहले मॉर्टगेज किया उसका पहला राइट है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो उस सूरत में जो है वो कह रहा है कि जो आखिरी मॉर्टगेजर है उससे कंसेंट जो है वो ले ले तो मामला होगा। लेकिन सबसे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाला का तो सबसे पहला राइट है। इफ द mortgage are rank in a way that a succeeding mortgage should get his debt repaid only when his precedent mortgage does। तो ये जो है 323 को हम जरा उर्दू में भी देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन 323। हम्म। तो दूसरे दर्जे के मुर्तहन की रजामंदी हासिल करना जरूरी है। दो दूसरे वाला होगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर तीसरे वाला आया, तब चौथा आ रहा है तो तीसरे से इजाजत लेगा। तो ये चेन जो है वो चल रही होगी। अच्छा, इफ द mortgage, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। द mortgage asset is is a trust in the hands of the mortgagee, the notary or the agent, and is still owned by the mortgager as long as it is mortgage। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ में जमान होता है और कुछ होते हैं बगैर जमान के। जमान ये है कि जिसके अंदर जो आपका एसेट है वो जिसके पास है, तो उस एसेट के जो रिस्क है वो उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है कि लोन का कॉन्ट्रैक्ट। तो लोन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका एसेट है उस बंदे के पास, तो वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, वो नहीं देखा जाएगा कि उसकी नेग्लिजेंस से है या वैसे है। तो आप उससे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, चूंकि यहाँ पे जमान है। लेकिन अगर वही पैसे उसके पास मुदारबा की बेस पे है, तो अब यहाँ पे जमान नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रस्ट बेसिस पे होगे, यानी वो आपके पैसे का अमीन होगा। तो अब उस सूरत में वो किस सूरत में वो नुकसान बर्दाश्त करेगा, जब जब वो पैसे को लॉस हो और उसकी नेग्लिजेंस से हो। तो यहाँ पे भी ये है कि ये जो एसेट है ये मोर्टगेजी के पास ट्रस्ट बेसिस पे है। और इसके ऊपर भी वही रूल रूल आएंगे जो कि वो नेग्लिजेंस, ट्रांसग्रेशन और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें थी, कि वो तीन बातों की वजह से अगर एसेट को लॉस होता है तो मोर्टगेजी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अदरवाइज वो लॉस किसका होगा, वो मोर्टगेजर का होगा। द मोर्टगेज एसेट इज अ ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ मोर्टगेजी, द नोटरी और द एजेंट, and is still owned by the mortgager as long as it is mortgage। Therefore, when the mortgage asset perishes in the hands of the mortgagee, the notary or the agent for a reason other than transgression or negligence, no responsibility shall rest with him। उस सूरत में अदर देन अगर ये हुआ तो फिर वो लॉस किसका है, वो ओनर का है। ठीक है। एंड द डेट शेल स्टिल रिमेन वैलिड। और इस सूरत में जो है वो इसका जो मोर्टगेज एसेट के खत्म हो जाने या डिस्ट्रॉय हो जाने से डेट तो खत्म डेफिनेटली नहीं होगा, तो उसको वगैरह वो वैलिड रहेगा। इफ द पैरिश ऑफ द मोर्टगेज एसेट ड्यू टू द ट्रांसग्रेशन और नेग्लिजेंस ऑफ द मोर्टगेजी, द एजेंट और द नोटरी, ही शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन। अब ये इसके अंदर बात बड़ी एक अहम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन एट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू के ऊपर कंपनसेशन दी जाएगी, एट द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स पैरिश। कि भाई जिस दिन वो पैरिश हुआ, जिस दिन वो डिस्ट्रॉय हुआ, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से, मोर्टगेजी की या उसके एजेंट की वजह से, या जो थर्ड पार्टी नोटरी था उसकी वजह से। तो उस सूरत में उस एसेट की वैल्यू देनी पड़ेगी किसको, मोर्टगेजर को देनी पड़ेगी, लेंडर को, डेटर को देनी पड़ेगी। और किस वैल्यू पे देनी पड़ेगी भाई, जिस दिन एसेट के साथ ये हादसा हुआ उस दिन एसेट की जो मार्केट वैल्यू थी उसके ऊपर, ना कि जिस दिन ये रखवाया था मोर्टगेज के तौर पे उस दिन जो वैल्यू थी उस वैल्यू पे नहीं। तो ये वाला पॉइंट कि किस किस वैल्यू पे दिया जाएगा। बाकी चीज तो आपको याद रहेगी, चूंकि ट्रस्ट बेसिस तो बार बार हर जगह आ रहा है। इस वाली चीज को कि भाई जिस दिन वो पेरिश हो रहा है उस दिन की वैल्यू। ठीक है। तो इसको भी लिंक कर रहे हैं वो करेंसी का मामला, कि जिस दिन जो है ना अदर करेंसी के अंदर वो हमारा डेट पे कर रहा था, तो रेट कौन सा लगेगा, जिस दिन पेमेंट कर रहा हो।
तो इसी तरीके से बाकी वाले मामलात के अंदर भी, तो जिस दिन का मामला हो रहा था उसी दिन का रेट देखा जाता है, यहाँ पे जिस दिन का मामला हो रहा है उसी दिन का रेट। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ लिंक करके कर ले तो फिर आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह। वेयर एज द डेट शेल रिमेन वैलिड, तो उस सूरत में भी जो है वो ऊपर वाले में भी डेट वैलिड, नीचे वाले में भी डेट वैलिड, दोनों सूरतों में डेट वैलिड रहा। अच्छा, in this case the two parties have the right to perform clearance arrangement between the debt amount and the value of the parish mortgage asset। यानी वही के जो लेंडर है या जो मोर्टगेजी है उसकी गलती की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गया जो कि 1 लाख रुपए का था, और उसने 1 लाख रुपया जो है वो अब किसको देना है, डेटर को। और दूसरी तरफ जो लोन इटसेल्फ था वो डेटर ने देना था, किसका, इसका क्रेडिटर का, मोर्टगेजर ने देना था मोर्टगेजी का। तो अब ये आपस में जो सेटअप वाला मामला है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई इस मामले के ऊपर वो एक दूसरे के साथ सेटअप या क्लियरेंस वाला मामला कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ रिसीवेबल है, तो एक दूसरे के साथ इस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है। बाद में ये भी हो सकता है ना कि लोन तो था 1 लाख का था, एसेट जो डिस्ट्रॉय हुआ वो 50,000 का है, तो उस सूरत में 50,000 खत्म, उसके साथ सेटअप हो 50,000 उसको देना पड़ेगा। अगर एसेट 1.5 लाख का था तो वो हो गया, वो लोन 1 लाख का था, तो अब क्या है भाई, अब आप 50,000 रुपया उसको दें और दें, तो लाख रुपया तो उधर से हो जाएगा ना। तो लोन जो उसने आपको देना है वो नहीं देगा, वो 50,000 रुपया और दें। द mortgager can mortgage an asset that is owed to him by the mortgagee। The mortgager can mortgage an asset that is owed to him by the mortgagee। अब ये वही बात है कि जैसे जो अभी हमने बात एक तो की थी करंट अकाउंट की, तो उसके लिहाज से भी है कि करंट अकाउंट है किसका, वो एसेट किसका है, वो जो है वो मॉर्गेजर का हो सकता है। और बैंक कौन है, वो मॉर्गेजी है, तो उसके पास वो एसेट है तो उसको मॉर्गेज किया जा सकता है। लेकिन करंट अकाउंट को मॉर्गेज करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, करंट अकाउंट को एज इट इज आप नहीं कर सकते, उसकी रीजन भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। whether the asset is kept by the mortgagee as a trust such as deposit or lent share and investment account, ठीक है, or as an guaranteed asset such as current account and asset retained after nullification of the contract। In the latter case the status of the mortgagee will consequently change from keeping the asset on guarantee basis to keeping it on the basis of trust। तो जो गारंटी बेसिस के ऊपर था वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था भाई, वो करंट अकाउंट का था। तो वो कह रहा है कि इन द लेटर केस, कि जब वो सच एज करंट अकाउंट है, लेटर केस है ना, तो केस द स्टेटस ऑफ द मॉर्गेजी विल कॉन्सिक्वेंटली चेंज फ्रॉम कीपिंग द एसेट ऑन गारंटी बेसिस टू कीपिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो इस सूरत में वो करंट अकाउंट को मॉर्गेज नहीं किया जा सकता, करंट अकाउंट को आप पहले कन्वर्ट करेंगे ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का है, मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट है, तब जो है वो फिर आप इसको क्या करेंगे, मॉर्गेज करेंगे। इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आगे थोड़ी देर में और कोई क्लास आएगी उसके अंदर मेरे ख्याल से और क्लियर हो जाएगी, नहीं तो हम नहीं आती तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द मॉर्गेजर कैन मॉर्गेज अ बारोड एसेट, बारोड मॉर्गेज, तो अगर बारोड एसेट किसने दिया है, मॉर्गेजर ने दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बारोड मॉर्गेज कहेंगे। पहली बात, इसका नाम ही बारोड मॉर्गेज है, इसलिए कि जो एसेट मॉर्गेज हो रहा है वो उसने किसी से बारो किया है, उधार पे लिया है, ठीक है। अच्छा, आर अ रेंटेड एसेट, या कोई रेंटेड एसेट है उसको उसने मॉर्गेज किया है। और पीछे देखें कि ऑन परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ इन बोथ केसेस, जिससे उधार पे एसेट मांग के लाया था, ठीक है, उसकी भी परमिशन थी कि आप इसको मॉर्गेज कर सकते हैं। और जिसने घर आपको रेंट पे दिया था उसकी भी आपसे उसने भी आपको ये परमिशन दी थी कि अगर आप कहीं मॉर्गेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली बात जो आपके जहन में आए होंगे कि भाई अगर ये फिर बेचना पड़ गया तो जिससे बारो किया था उसको क्या देंगे, वो लेसर को क्या वापस करेंगे। इफ अ borrowed or rented mortgage is used for the repayment of the defaulted debt, the owner of the asset should have the right of recourse on the mortgager फॉर कंपनसेशन। तो मोर्टगेजर कौन होगा, जाहिर सी बात है लेसी होगा, ठीक है ना, लेसी जिसने जो है वो उससे रेंट पे लिया था। तो ये मोर्टगेजर बन गया यहाँ पे ना, लेसी अब मोर्टगेजर बन गया, तो इससे वो रिकोर्स करेगा, बैंक के पास नहीं जाएगा, जो पार्टी पार्टी मोर्टगेज करे उसके पास जाएगा। तो या तो उससे वो क्या करेगा, हाइज रिकोर्स ऑन द मोर्टगेजर फॉर कंपनसेशन, ठीक है। तो उसकी पहले कंसेंट थी ना, कंसेंट थी कि मोर्टगेज कर सकते हो, तो उसको भी पता था कि भाई अगर मोर्टगेज हो गया
तो ये फिर इसकी जो है ना सेटलमेंट भी हो सकती है डेट से। तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो जो एसेट जब बिक रहा होगा तो वो सारी जो सपोर्ट है वो इसकी तरफ से मिल रही होगी ना। लेकिन ये जब बिक बिक जाएगा तो फिर ये इसकी जो कंपनसेशन है वो लेगा मॉर्गेज से। तो ये बैक एंड पे सारी पहले से एक लिहाज से इनके दरमियान है अंडरस्टैंडिंग, तब ये मामला हो रहा है, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं ना। एंड काइंड ऑफ द मॉर्गेज एसेट इज फंजिबल एसेट। और अगर ये जो चीज मांग के लाई थी ये फंजिबल थी, आर इन द वैल्यू ऑफ आर इन वैल्यू इफ अदरवाइज, ठीक है। तो नहीं, हाँ बल्कि ये कह रहा है asset should have the right of recourse on the mortgagor for compensation and the kind of mortgage asset in a fungible asset। तो फंजिबल एसेट अगर है तो उस सूरत में तो वो फंजिबल एसेट, चूंकि यूनिट की जगह यूनिट वैल्यू सेम है, तो वो फंजिबल दूसरा मिसली है, वो मार्केट में अवेलेबल भी है। तो जिस तरह का एसेट मॉर्गेज हुआ था और उसके थ्रू सेल हुआ उसी तरह का वो एसेट ला दे। अगर वो फंजिबल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है जो है वो दे। तो जो उसकी जो कीमत है उसकी जो प्राइस है वो उसको देनी पड़ेगी। When a borrowed or rented mortgage asset perishes in the hand of mortgager, अब यही चीज perishes हो गई है mortgager and the hand of mortgager। अब ये mortgager के पास है, mortgagee के पास नहीं है। The mortgager has to compensate the owner of the borrowed asset। अब जाहिर सी बात है कि जिससे borrow लिया था, अब एसेट तो उसका है तो उसको वो कंपनसेट करेगा, ये तो बेसिक बात है। Whereas for the rented asset deserved compensation is done only if the parish of the mortgage asset is due to the transgression or negligence of the mortgager। अब ये इसने दो बातें लिखी हैं कि भाई अगर एसेट जो है, एसेट जो है वो अ, अ, देखिए ये बातें वही हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब अल्फाज ऊपर नीचे हो तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कंसेप्ट कंसेप्ट मेन रखा करें। कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। अच्छा जी। In a sale contract, the seller has the right to stipulate a condition that the buyer, after actual or constructive possession of the good, should mortgage it to him against the deferred price। तो जो एसेट आप बेच रहे हैं उसी को मॉर्गेज किया जा सकता है अगर एसेट को आपने उधार पे बेचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि इन सेल कॉन्ट्रैक्ट द सेलर हैज अ राइट टू स्टिपुलेट अ कंडीशन दैट द बायर आफ्टर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ दैट गुड। यानी जो सेल वाला मामला हुआ उसमें पहले डिलीवरी जो है वो दी जाएगी किसको, बायर को। डिलीवरी देने के बाद आप इस एसेट को मॉर्गेज कर सकते हैं। अब डिलीवरी देने की वजह क्या है, एसेट सॉरी जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओनरशिप जो ट्रांसफर हुई वो हुई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। लेकिन जो रिस्क ट्रांसफर होता है वो होता है पोजेशन से। तो सेल के अंदर जो है दोनों चीजें आपने ट्रांसफर करनी है, सेल तब कंप्लीट होगी। यानी ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी है और रिस्क भी ट्रांसफर करना है, तो रिस्क होगा पोजेशन से ट्रांसफर। अब रिस्क उसको ट्रांसफर करेंगे, बाद में अपने पास मॉर्गेज रखेंगे। अब अगर आपने उसको पोजेशन नहीं दी और आपने पोजेशन से पहले अपने पास मॉर्गेज कर लिया, अब अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस किसका होगा? जी बताएं। लॉस हमारा होगा सर, क्योंकि अभी हमने बैंक का पोजेशन दी होगा। नहीं। हाँ जी, तो आपने इस रिस्क से बचना है और उसको पहले पोजीशन देनी है, रिस्क उसको ट्रांसफर करना है। रिस्क उसको ट्रांसफर करने के बाद आप फिर इसको मॉर्गेज करें, ठीक है। तो उस सूरत में दोबारा आपको पोजीशन दोबारा लेनी पड़ेगी ना, जैसे ऊपर मॉर्गेज ने क्या कहा, मॉर्गेज वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या कहा कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट दोबारा, अब आपसे उससे दोबारा पोजीशन लेंगे। और ये वाली जो पोजीशन होगी ये ट्रस्ट वाली पोजीशन होगी, अब ये रिस्क वाली नहीं होगी, अब ये जमान वाली नहीं होगी। तो इस सूरत में आप दूसरी पोजीशन आप जब ले रहे हैं वापस, तो इसमें अगर लॉस हो गया अब बैंक का नहीं होगा, आप किसका होगा, आप कस्टमर का होगा। सर तो इसमें देखिए अगर इसमें मैं यार डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा कि आप जब ट्रस्ट और ये बोलते हैं ना, ट्रस्ट और ये मोर्गेज, इसकी बजाय अगर आप अमीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे ना, अमीन और जामिन, तो ये मेरा ख्याल है ये चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मैं मतलब जबरदस्त नाकिस अर्ज है क्योंकि मैं आजकल इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ क्लास को, और मैंने एक जबरदस्त। कोर्स ये सेंटर फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक्स वालों का मैं अटेंड किया था, उन्होंने प्योर देसी स्टाइल में पढ़ाया था। लेकिन वो मुझे फायदा ये हुआ कि उसमें जो इस्तेलाहात है ना सर, वो बड़ी आसानी से हजम हो जाती है। नहीं अगर आप मोर्टगेज और ट्रस्ट की बजाय अमीन और जामिन का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे तो समझाने की जरूरत नहीं आपको शायद पेश आए। जबरदस्त जबरदस्त। असल में ना स्टैंडर्ड में ने लव ट्रस्ट का यूज किया हुआ है, तो हमें बाज़ दफा इस वजह से करना पड़ता है कि हम वो ट्रस्ट का मतलब अमीन ही है। हम हामी जब नहीं है। कहते हैं ना सर वो
अमीन ट्रस्ट। लेकिन वही बात है कि मेजोरिटी जो हमारे अंदर है वो जाहिर है बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो देसी स्टाइल। हम जो अमीन कहते रहे और पेपर में इनको ट्रस्ट आ जाए तो वो कहें अब्दुल अमीन ने तो ट्रस्ट का नाम ही लिया था, इधर तो ट्रस्ट आ गया। और ये वो वाला ट्रस्ट तो नहीं है जो वो जो यही जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। सर जबरदस्त, आपकी बात को इंशाल्लाह उस पे करेंगे सर। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बात कर ली, इसमें हमने एक एडिशन क्लियर भी पॉइंट किया कि सेल के अंदर ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है और रिस्क कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और दोनों चीजों को मैंने आपको बताया कि एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है और दूसरा जो है वो डिलीवरी है। तो इन चीजों का हमने ये देखिए, लिहाज। ये मुराबा में ऐसे हम कर सकते हैं ना, मुराबा की उसमें स्टूडेंट होता ने ही यही वहीं पे, ये क्लासेस होता तक ही हमने वहीं पे पढ़ी थी। मुराबा में ही होता है नॉर्मली, कि जब आप जो मुराबा पे एसेट बेचते हैं, बाज दफा उसको वो उसको प्लेज मुराबा आप कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी एसेट को फिर आप क्या कर लेते हैं, प्लेज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बेहतरीन। अच्छा, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज एसेट एज well as its income is considered to be mortgage along with the principal unless the two parties agreed otherwise। वो कहते हैं जी कि जो appreciation and value of the mortgage asset है, as well as its income is considered to be mortgage along with the principal unless the other two parties otherwise। तो एक तो ये है कि appreciation and value, एसेट की जो वैल्यू जाहिर सी बात है टाइम के साथ जो बढ़ती जाती है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि वो अब एसेट मॉर्गेज है तो वो भी उसी 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 के साथ मॉर्गेज रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है कि वो एसेट अगर इनकम जनरेटिंग एसेट है, ऐसे कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे रेंट आ रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो रेंट आ रहा है वो भी मॉर्गेज रहेगा अनलेस द टू पार्टीज एग्रीड अदरवाइज। लेकिन उसमें पाबंदी नहीं है, असूल तो यही है कि वो अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल के वो इनकम भी मॉर्गेज होगी। यानी वो एसेट, वो जो इनकम आ रही है वो भी बैंक के पास जाएगी। लेकिन वो दूसरी पार्टी जो है ना वो अदरवाइज कर सकते हैं कि एसेट तो मॉर्गेज रहेगा और इनकम मॉर्गेज नहीं रहेगी, और नॉर्मली इसी तरीके से होता है। द मॉर्गेजर कैन बेनिफिट फ्रॉम द मॉर्गेज एसेट ऑन परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी। ठीक है ना, कि जो मॉर्गेजर है, जो कि मालिक का ओनर है, वो बेनिफिट ले सकता है फ्रॉम द मॉर्गेज एसेट ऑन परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी, whereas the mortgagee has no right at all to enjoy free charge benefit from the mortgage asset with or without the permission of the mortgager। अब यहाँ पे एक बड़ी जो है ना बात ऐसी लिखी है कि अभी हमने आगे नहीं पढ़ना, यहीं तक रहना है हमने, कि जो मोर्टगेजर है वो एसेट से बेनिफिट नहीं ले सकता, चाहे उसको मालिक इजाजत दे या ना दे, दोनों सूरतों में। अब ये दोनों सूरतों में एसेट से फायदा ना लेने वाली बात क्या है, तो कौन क्लियर कर सकता है कि बेनिफिट है मेरा तो ये मना होगा। तो ये इसका जवाब था नईम वकार मुगल साहब। अच्छा, वेयर द मोर्टगेजी हैज नो राइट, चाहिए तो हो गया। हाउएवर, ऑन परमिशन ऑफ द मोर्टगेजर द मोर्टगेजी कैन यूटिलाइज द मोर्टगेज एसेट अगेंस्ट द नॉर्मल पे फॉर सिमिलर एसेट। हाँ, वो उस घर को इस्तेमाल करना चाहता है, जो उसके पास एसेट मोर्गेज किया गया है, ये गाड़ी की गई है या कोई भी एसेट है उसको करना चाह रहा है। तो अभी आप टेंजिबल एसेट की से बात करें, ठीक है, तो दूसरे अभी कैश की तरफ या मुराबा की तरफ ना जाए, तो वो फिर उस सूरत में जो उसकी जो सिमिलर पे है यानी नॉर्मल पे है, जो उसकी उजरत मिसली है, जो मार्केट के अंदर उसका जो रेंट है, वो अगर किसी थर्ड पार्टी को मोर्टगेजर देता, उससे जो रेंट ले रहा होता तो वही आप लेंगे। इवन अगर उससे कम भी लेंगे तो उस सूरत में भी आपने बेनिफिट तो ले लिया कि मार्केट के अंदर वो एसेट 10,000 महीने का कमा रहा था, आप जो है उसको 5,000 दे रहे हैं, तो 5,000 का भी तो आप उसको उजरत मिसली देंगे, किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दे लेंगे। तो ये चीज इसको अच्छी तरह समझिए और इसको भी क्लियर कीजिएगा, बेसिक बात है। लेकिन जो है वो पता नहीं आप क्यों आज ढीले हैं, हालांकि संडे को तो एनर्जी तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा दी, ढीला डाला तो मुझे और नईम वकार मुगल को होना चाहिए कि हम आज मिड टर्म का एग्जाम भी दे के आए हैं, और वो डॉक्टर रफीउल्लाह साहब का ही था। सामने बैंकिंग के ऊपर बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का पेपर था हमारा। इस तरीके से था कि क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन थे, और हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो 5-5 सब क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन हमने करने थे और टाइम था 1.5 घंटा। तो हम नहीं थके, आप लोग जो है ना सही जवाब नहीं दे रहे, तो ऐसे नहीं करें। अच्छा, द मोर्गेजर शेल बियर ऑल द एक्चुअल एक्सपेंसेस relating to reparation of the mortgage asset or its preservation
अगेंस्ट, ये प्रिपरेशन है यहाँ पे, रिलेटिंग टू प्रीपरेशन, यहाँ पे स्टार्ट में पी जो है वो एलिमिनेट हुआ है। द mortgager should bear all actual expenses relating to preparation of the mortgage asset and its preservation against decay। यानी जो mortgager है बेसिकली वही जो इसका मालिक है, तो mortgage से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो वही बियर करेगा। ये इसी तरीके से है कि अगर ये एक्सपेंसेस आप लेंडर के ऊपर डालेंगे, आप थोड़ी सी एग्जांपल अगर यही लें कि वो जो लोन है वो कर्ज हंसना वाला है फर्ज करें, अब लेंडर के ऊपर एक बर्डन आ गया ना, पहले ही लोन से कमा नहीं सकता, अब आप उसके थ्रू ये जो है उसको ऊपर ये एक्सपेंसिव भी डाल रहे हैं मॉर्गेज के भी, और इसी तरह उस एसेट को महफूज रखने के लिए जो अखराजात हो रहे हैं वो भी आप उस पर डालते हैं, तो ये तो उसके साथ क्या हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये किसकी हैं, ये डेटर बर्दाश्त करेगा पहली बात। when the mortgagee pay such expenses, जब ये expenses बैंक ने पे किए हो, लेंडर ने पे किए हो, with or without the permission of the mortgager, he has the right of recourse on the mortgager for the compensation, or he may obtain compensation in term of an equivalent period of benefiting from the mortgage asset। तो जब उसने ये चार्जेस जो है ना अकर कर लिए, तो वो पहले तो यह है कि मॉर्गेजर से ले, या जितने जो अगर उसका जो मोर्टगेज का एसेट है वो मार्केट प्राइस के ऊपर वो उससे बेनिफिट ले रहा है, तो इस पेमेंट को उसके अगेंस्ट जो है ना एडजस्ट किया जा सकता है। यही इसका जो है जो दबे लफ्जों में यहाँ पे मतलब है, जो पूरी बात तो नहीं लिखी लेकिन इसका मतलब यही है। द मोर्टगेजी शुड बियर ऑल द एक्सपेंसेस relating to safekeeping, documentation, and selling of the mortgage asset, except when the two parties agree that the mortgagor shall bear such expenses। तो नॉर्मली वो कहते हैं कि जो जितने भी खर्चे हैं वो कौन बियर करेगा, वो वो बारवर ही बियर करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा के साथ एग्रीमेंट होगा कि जहाँ पे ये दोनों पार्टीज जो है ना एग्री करें कि मोर्टगेजर इन एक्सपेंसेस को बियर करेगा, तो ठीक है, फिर मोर्टगेजर कर ले। अब ये मोर्टगेजर को इजाजत क्यों दी गई, कि यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको की कि भाई वो तो लेंडर है, और नॉर्मली वो अगर कर्ज हंसना का कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मली पहले तो ये कर्ज हंसना के कॉन्टेक्ट नहीं होंगे। नंबर टू, जो मोर्टगेज है इससे जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टीज का है, लेंडर का डेट जो है वो सिक्योर हो रहा है। तो जब बेनिफिट अगर आपका होता है तो एक्सपेंसेस का जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, बेनिफिट के साथ होता है। इसके लिए भी एक अरबिक में एक टर्म यूज होती है जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, मुफ्ती बिलाल साहब आपके जहन में आए तो बताएं कि वो जो है वो जिस तरीके से वो है ना कि रिस्क और रिवार्ड वाली बात, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस वाली भी बात होती है कि ओनरशिप जो है ना, पहली बात तो ये है कि ओनरशिप ये किसकी है, ये तो मॉर्गेजर की है, ठीक है, तो उस एक्सपेंसेस वो बियर करेगा। लेकिन जब बेनिफिट की तरफ हम जाएं तो दोनों पार्टीज का जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टीज का है, तो उस बेनिफिट अपने बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए अगर ये भी हो कि दोनों पार्टीज जो है ना वो इसको इक्वली बियर करेंगी, या इवन अगर इसको मोर्टगेजी भी वो एग्री भी कर ले कि मैं बियर करूंगा तो ठीक है, तो वो कर सकता है। इस पर मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिरवी शुदा जानवर का खर्चा निकालने के लिए, अगर जानवर हो, अगर यानी कि राहन के तौर पे रखा हुआ है, तो उस पे खर्च चारे वगैरह का आ रहा है, तो उसके खर्च को निकालने के लिए मुर्तहिन अगर सवारी वगैरह कर ले या उसका दूध वगैरह इस्तेमाल कर ले तो ये जायज़ है। तो जैसे हम्म। कि आप कह रहे हैं कि वो आपस में बाहर तय कर लें कि हाँ, कौन वो खर्चा आपने उसका पहले बर्दाश्त वाली बात करेगा। की ना, वो पहले वाली, दूसरी हाँ, वाली बात डिफरेंट है दूसरे कि हाँ टू दूसरे में पार्टीज डिफरेंट है एग्री। कि वो यही ना कि वो दोनों, अगर वो इसी की तरफ मैं आ रहा हूँ कि अगर तो वो बाहमी रजामंदी के साथ कि एग्री कर लें कि खर्चा कौन उठाएगा और उसकी हिफाजत कौन लेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये क्यास से हटकर है, यानी कि बज़ाहिर अकल में समझ आने वाली बात नहीं है कि असल हम्म। मालिक जो है उस मुर्तहिन के पास जो चीज़ रखी हुई है उसके सिक्योरिटी को वो अपने जिम्मे ले, सारे अखराजात भी ले। तो इसलिए हम्म। ये कह दिया जाता है कि जो मुर्तहिन है वो ही उसकी सिक्योरिटी भी करेगा, उसके अखराजात भी उठाएगा, लेकिन उसके आने वाले जो बेनिफिट्स हैं, सवारी करना, उसका दूध वगैरह, वो अगर कर लेगा तो वो सेटलमेंट ऐसे हो पाएगी। हाँ जी। तो दूसरी बात इसमें ये है कि जो मुफ्ती साहब की बात पे बिल्ड करता हूँ कि जो ये जो उसका राइट है, किसका, लेंडर का, ये एक्सपेंसेस जो है ना लेना राइट है, तो राइट को आप अपने को वेव ऑफ भी कर सकते हैं, मेरा राइट है मैं किसी को छोड़ भी सकता हूँ, तो ये दूसरी वाली बात इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये वो असल में उसका राइट तो है कि वो एक्सपेंसेस को क्या करे, क्लेम करे।
और ये एक्सपेंस, ये राइट उसने को दिया है शरीयत ने, लेकिन आप अपने राइट को खुद से छोड़ भी सकते हैं। तो अगर वो एग्री कर ले कि ठीक है एक्सपेंसेस के अंदर मैं भी कुछ हिस्सा दूंगा, तो ये एक तरह से अपने राइट्स की रिलिंक्विशमेंट है, तो ये आप कर सकते हैं। विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 5 जो कि बाद में आएगा, इट इज परमिजिबल टू mortgage debt whether such debt is owed by the mortgagee or anyone else। तो इसने 5 के अंदर इसलिए कहा कि इसके अंदर उसने करंट अकाउंट को डिस्कस किया है कि वो डेट को आप जो है जो कि रिसीवेबल है उसको मॉर्गेज कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। इट इज परमिजिबल टू mortgage debt whether such debt is owed by the mortgagee, ठीक है, आर एनी वन एल्स, ओड बाय द मोर्गेजी, के जो जो है ना वो वाजिबल अदा है किसके ऊपर, मोर्गेजी के ऊपर, और मोर्गेजी कौन है, लेंडर है। अब करंट अकाउंट किसके ऊपर वाजिबल अदा होता है भाई, मोर्गेजी के ऊपर ही होता है। तो उसके और इसी तरह वो एनी वन एल्स का भी हो सकता है कि आप किसी और ने अदा करना है, तो उसको आप इस तरीके से असाइनमेंट करते हैं कि वो मोर्गेजर को देने के बजाय वो किसके पास आएगा, मोर्गेजी के पास आएगा, और उसके थ्रू लोन की सेटलमेंट होगी। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है खासकर उस लिहाज से जब ये करंट अकाउंट हो। परमिशन ऑफ अ मोर्गेज डेट, sorry, possession of the mortgage debt take place by possession of the debt's document, or by attestation of the debt at the time of its mortgaging। When a debt is mortgaged, the mortgagee become more entitled to it than anyone else। तो ये है कि भाई डेट को आप मॉर्गेज करेंगे कैसे, तो वो कह रहा है कि उसको थ्रू डॉक्यूमेंट जो है वो क्या किया जाएगा, मॉर्गेज किया जाएगा। जैसे आपके जो उसके अगेंस्ट चेक्स दिए जा सकते हैं, या इसी तरीके से जो है जिस तरीके से जो रिसीवेबल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और इस तरह जो बाकी हमने 3 तरह के जो पढ़े थे ना, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और व्हेन अ डेट इज mortgaged, द mortgagee बिकम मोर entitled टू इट देन एनीवन एल्स। तो जब आपने मोर्टगेज कर दिया तो सबसे पहला जो राइट है उसको रिसीव करने का, वो फिर किसका है, वो मोर्टगेजी का ही है, दैट्स मीन लेंडर का है, किसी और के मुकाबले में। क्यों, या वो उसके पास मोर्टगेज हो गया और वो जो है उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। रूलिंग रिलेटिंग टू द डेट फॉर विच द मोर्टगेज इज साइंड, रूलिंग रिलेटिंग टू डेट फॉर विच द mortgage इज साइन। वो कौन सा डेट हो सकता है कि जिसके लिए आप mortgage जो है वो साइन कर सकते हैं। यानी अगर इसको आसान बना के मैं ये कहूँ कि क्या बोरिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग, तो वो अगर हो तो उसकी बेस बैक एंड पे एसिड को mortgage किया जा सकता है, तो शरीयत तो क्या कहेगी, नहीं। तो debt for which the mortgage is signed should be permissible debt such as sale income। भाई आपने सेल इनकम की, कोई मुराबा के ऊपर कोई चीज बेची, तो आपकी जो वो डेफर्ड पेमेंट पे बेची, अब वो जो है वो 6 महीने बाद मिलनी है, वो आपका रिसीवेबल बन गया, तो उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, ये डेट बन गया ना। इसी तरह गारंटी अगेंस्ट डैमेज, तो गारंटी अगेंस्ट डैमेज जो है वो आपने किसी को गाड़ी दी, किसके ऊपर, रेंट पे, अब कोई डेट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन आपने ये कहा कि अगर ये गाड़ी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इसको डैमेज हुई तो इसकी कंपनसेशन आप देंगे। ठीक है जी, मान लिया। कल डैमेज कर दे और कंपनसेशन ना दे, तो आप पहले से जो है वो क्या ले सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से है, तो ये तो डैमेज के लिहाज से हो गया। इसी तरह सलम की जो कमोडिटी है उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं कि भाई आपने कैपिटल ऑफ द सलम पे कर दिया, अब आपको मिलनी है कमोडिटी, तो ये भी तो डेट है ना, लेकिन मॉनिटरी डेट नहीं है। अब जो जो सेलर है वो सलम की कमोडिटी आपको टाइम पे नहीं देता, तो उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। इस्तिस्ना कमोडिटी, आपने इस्तिस्ना के अंदर भी डिफरेंट तरीके से है कि आप पेमेंट भी रोक सकते हैं कि पेमेंट बाद में करें, लेकिन पेमेंट अगर पहले कर दी या पार्शियल पेमेंट की, और उस पेमेंट को आप कैसे सिक्योर करेंगे, भाई वो कमोडिटी आपको टाइम पे ना दे, तो उस सूरत में भी आप रख सकते हैं भाई आर एन ओड यूजर फ्रैक्ट। ठीक है, तो ओड यूजर फ्रैक्ट का मतलब क्या है कि जैसे किसी एसेट की जो यूजर फ्रैक्ट होती है, तो उसके बारे में है कि यूजर फ्रैक्ट को बेसिकली मोर्टगेज भी किया जा सकता है। जो है ना, जैसे ऊपर बात हुई थी कि वो मोर्टगेज एसेट था या बोरोड एसेट था, तो मोर्टगेज सॉरी रेंटेड एसेट था, तो रेंटेड एसेट में तो क्या था,
वो वो क्या था, रेंटेड एसेट के अंदर जो है वो यूजरफ्रंट, जाहिर सी बात है कि वो थी, ओनरशिप तो नहीं थी। अच्छा, concluding a valid mortgage contract need not be necessarily be preceded by establishing the debt. Concluding a valid mortgage contract not, यानी ये जरूरी नहीं है कि डेट का कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेज से पहले हो। मॉर्गेज डेट से पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। यानी मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि जिसका सीक्वेंस खराब होने की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, उसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो the mortgage contract can be signed before or at the same time of signing the debt contract। तो भाई सेम टाइम पे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ये यहाँ से फिर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ये मोर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम साइन हो सकता है। भाई आप एडवांस में भी कर सकते हैं, आप कहेंगे कि पहले मेरे पास मोर्गेज रखा हो, बाद में आपके साथ डेट वाला मामला करूंगा, तो ये कर सकते हैं फ्यूचर डेट के लिए, कि डेट अभी बाद में आना है, अगली आगे ये क्लास भी आ रही है। The debt for which the mortgage is signed should not be a impermissible debt। वो impermissible debt नहीं होना चाहिए। Such as various loans, यानी interest based loan, or non debt deal such as specific price, the usufruct of a specific asset, and a spot sale commodity that is still in the hand of the seller। तो ये कह रहे हैं कि नंबर वन तो वो इम्परमिसिबल डेट ना हो, ठीक है। द डेट फॉर विच द मॉर्गेज एसेट शुड नॉट बी एन इम्परमिसिबल डेट, पहली कंडीशन उसने रखी कि इम्परमिसिबल डेट ना हो। दूसरा वो कहता है कि ऐसा मामला ना हो कि जहाँ पे कोई डेट है ही नहीं है, और अ नॉन डेट डील, कि जहाँ पे कोई डेट ही नहीं है तो एसेट की मॉर्गेज तो किया जाएगा किसी डेट को कवर करने के, लेकिन कहीं डेट ही नहीं है। सच एज अ स्पेसिफिक प्राइस, अब प्राइस अगर कैश पे पे कर दी गई तो अब कोई डेट जनरेट हुआ नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी जो है वो डेफिनेटली जो है ना मॉर्गेज की जरूरत नहीं। द यूजरफ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट, अब प्राइस के तौर पे किसी एसेट की यूजरफ्रंट दे दी गई और यूजरफ्रंट आपके हवाले कर दी गई, तो उस सूरत में भी डेट कोई क्रिएट हुआ नहीं हुआ। एंड अ स्पॉट सेल कमोडिटी, और इसी तरीके से जो आपकी कमोडिटी है दैट इज स्टिल इन द हैंड ऑफ द सेलर, तो जो स्पॉट सेल की जो कमोडिटी है वो आपने की, तो उस सूरत में भी जो है वो मोर्गेज करने की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, इट इज परमिसिबल टू स्टिपुलेट अ मोर्गेज as a condition in the trust based contract such as agency deposit मुशारका मुदारबा एंड लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब के अंदर चूंकि ये ट्रस्ट है, यहाँ पे जमान तो है नहीं है, और ये डॉक्टर साहब ने कहा था अमीन अमानत का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे तो जो है वो लॉस ये लोग तो बियर करेंगे ही नहीं, ठीक है, एजेंसी डिपॉजिट। लेकिन ये यहाँ पे अगर मोर्गेज लिया जाएगा तो वो किस लिए लिया जाएगा कि इफ मोर्गेज एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कन्फाइंड टू इंडेमनिटी इन केस ऑफ, यानी तीन कोई शर्तें कि ट्रांसग्रेशन, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन मामलों की वजह से जो है अगर कोई लॉस होता है तो जस्ट इसकी रिकवरी के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि ट्रस्ट बेस है इनके अंदर एसेट को मोर्गेज किया जा सकता है, देन इट इज परमिसिबल। तो इस सूरत में ये क्या होगा, ये परमिसिबल होगा। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि एजेंट जो है वो गारंटी दे कि उसके पास जो मेरा एसेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसको कोई जो है ना वो लॉस नहीं पहुंचाएगा, तो या उसकी उसके पास मेरा एसेट जाया हो गया तो उसके लिए गारंटी ले रहे हैं भाई, मॉर्गेज ले रहे हैं नहीं, ठीक है। डिपॉजिट कराया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अब वहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाए उसके लिए मॉर्गेज ले लिया, तो भाई वो जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो यहाँ करूंगा। मुशारका, भाई मैं एक पार्टनर का जो है वो प्रॉफिट डूब गया, सॉरी इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो इसी तरह मुदारबा लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इन सब के अंदर चूंकि जो है वो यहाँ पे जमान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो लॉस बियर करना पड़ेगा इन पार्टीज को, इन सब पार्टीज को, जहाँ पे पार्टनर को भी करना पड़ेगा, एजेंसी के ऊपर जो है ना वो प्रिंसिपल को करना पड़ेगा, डिपॉजिट के ऊपर जो है वो किसको करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को, रब्बल माल को। तो इसलिए इस लॉस को जाहिर सी बात है इनके लिए तो मॉर्गेज नहीं कर सकते भाई। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ मॉर्गेज कैसे होगी भाई, with due consideration to item 314, the mortgagee has the right to claim the sale of the mortgage asset in case of default।
तो पीछे भी उसने ये कहा था कि आप उससे पहले ही स्टिपुलेट कर दें कॉन्ट्रैक्ट में कि डिले की सूरत में मैं इस एसेट को बेच सकूं। तो यही चीज़ वो कह रहा है यहाँ पे भी कि राइट टू क्लेम द सेल ऑफ द मॉर्गेज एसेट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, उसके पास ये राइट है। After repayment of the mortgagee debt, the remaining the mortgage after repayment of the mortgagee's debt, the remaining value of the mortgage asset should be given to the mortgager by virtue of the mortgage contract। भाई आपका डेट था 100 रुपए का, आपका जो एसेट मोर्टगेज था वो था 1.5 लाख का, तो उसको बेचा तो वो 1.5 लाख का ही बेचा। 100 रुपया आप डेट का सेटल करें और बाकी 50 रुपया उसको दे दें। अगर ये बाकी 50 रुपया भी आपने रखा तो इसका मतलब यह है कि ये भी क्या हुआ, आपने लोन के ऊपर इजाफी चीज ली और ये भी क्या हो गया, रिबा हो गया। इफ द सेल वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज एसेट हैपन टू बी लेस देन द ड्यू डेट, भाई वो एसेट 100 रुपए का नहीं बिका, वो 90 रुपए का बिका, तो उस सूरत में 90 रुपया तो यहाँ से एडजस्ट करो और 10 रुपए उससे मांगो, और कि भाई और दे आपको कौन, आपका डेटर। द डिफरेंस शैल बी सब्जेक्ट टू शेयर रूलिंग ऑन नॉर्मल डेट। नॉर्मल डेट का मतलब यही है कि वह अब अनसिक्योर्ड डेट हो गया, ये नॉर्मल डेट का मतलब अनसिक्योर्ड डेट यहाँ पे हो गया। तो उसके लिए वही रूलिंग है कि आप उसके पास जाएं, उसके पास रिकोर्स करें और उससे उससे मांगे ये। एंड द mortgagee should have the right of recourse on the mortgager for the settlement of such difference। तो ये बेसिक बात। The mortgagee does not have the right to stipulate a condition that he should own the asset in case of default। भाई साहब ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो ये एसेट मेरा हो जाएगा। ये कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते? वजह क्या मसला था इन शेयर स्कॉलर्स को जब उन्होंने ये बात लिख दी? अल खिराज बिद्दमान, जी बिल्कुल जबरदस्त। इस ये ये लिहाज ये ये यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो उस सूरत में नहीं, अगर वो एसेट ज्यादा का हुआ तो आपने लोन के थ्रू बेनिफिट ले लिया भाई, आपने रिबा कमा लिया। और अगर एसेट कम हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई। तो ज्यादा शुबह क्या है कि एसेट ज्यादा होगा और आप जो है कोई रिबा के अंदर फॉल कर जाएंगे, तो इसलिए नहीं करें। हाँ, वो एसेट आपने लेना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, उस एसेट को मार्केट प्राइस के ऊपर परचेज करें। और आपने उसको मार्केट प्राइस पे परचेज किया ना, तो वो एसेट जो है, वो फर्ज किया आपका लोन 1 लाख का है, आप उस एसेट की मार्केट प्राइस 1,20,000 है, तो 1,20,000 के ऊपर उसको परचेज करें। 20,000 रुपया आप किसको दे दें, उसके मालिक को दे दें, और 1,00,000 रुपया यहाँ से सेट ऑफ कर लें। और इसी तरीके से अगर वो एसेट की मार्केट प्राइस 90,000 है, तो 90,000 आपके 1 लाख के अंदर से 90,000 के अंदर से सेट ऑफ हो गया, और बाकी 10,000 इससे डिमांड करे। तो मेन इसके अंदर मसला ये है कि वो रिबा का इसमें शुबा हो सकता है कि भाई आप एसेट ज्यादा का रख लें, तो इस वजह से एसेट को पोजेस नहीं कर सकते। हाँ, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के ऊपर आप उसको परचेज कर सकते हैं। When the mortgager is bankrupt, the mortgagee should have the priority over other debtors for getting his debt repaid from the sale value of the mortgage asset. If the sale value of the mortgage asset is less than the mortgagee's debt, he become in the same standing with the other debtors with regard to the excess indebtedness। तो पहली बात वो ये कह रहा है कि भाई जो सिक्योर लोन है ना, या जिसका जो वो क्रेडिटर जिसका जो लोन है वो सिक्योर्ड है, तो उसका प्रायोरिटी राइट है। सबसे पहले जो है ना वो सिक्योर्ड जो लेंडर्स हैं वो अपना हिस्सा लेंगे। और जिसके पास डेफिनेटली जो एसेट मॉर्गेज है, तो वो सिक्योर्ड में से भी वो जिसके पास वो जो एसेट मॉर्गेज है सबसे पहला राइट उसका। तो अब एसेट के अंदर जो एसेट सिक्योर था, जो एसेट मॉर्गेज था, उसके थ्रू सेलिंग के थ्रू आपको रिकवरी हुई सिर्फ 90 रुपए की। अब बाकी 10 रुपए के बाद आप लाइन में लग जाएंगे जो बाकी जो क्रेडिटर हैं उनके साथ। और उसकी चूंकि वो बैंकरप्ट है ना, बैंकरप्ट के बाद उसके एसेट को क्या किया जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा। तो उसके एसेट को लिक्विडेट जब किया जाएगा तो उसके अंदर फिर आप क्या हो सकता है कि आपको जो प्रोपोर्शन है, चूंकि अब अनसिक्योर्ड होंगे तो हो सकता है कि फिर आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कि जो लेंडर की प्रोपोर्शन होगी उसके तहत आपको वहां से कुछ मिल रहा हो सकता है कि आपको पूरी रिकवरी हो जाए
हो सकता है आपको पार्शियल रिकवरी हो, लेकिन आप फिर जहां तक जितना आपके एसेट से रिकवर हो गया वो तो हो जाएगा, फुल हो गया तो फिर भी ठीक है। और यहाँ पे वही है कि एसेट ज्यादा में बिका तो वो जो बाकी है वो भी वो उसको वापस करना पड़ेगा। मोर्टगेज ऑफ फाइनेंशियल पेपर्स एंड सुकूक। तो अब मोर्टगेज के अंदर ऊपर तो टेंजिबल एसेट और इस तरह की बाकी बातें हुई थी, अब फाइनेंशियल पेपर्स एंड सुकूक से। It is permissible to mortgage the financial paper and sukuk which can be issued and transacted according to Sharia। तो फाइनेंशियल पेपर्स वो, और इसी तरह सकूक, अब सकूक भी तो फाइनेंशियल पेपर है ना, तो वो फाइनेंशियल पेपर्स जो कि जिनके अंदर ट्रांजैक्शन हो सकती है अकॉर्डिंग टू शरिया, जिनको जिनकी ट्रेडिंग की जा सकती है, ये फाइनेंशियल पेपर के अंदर शेयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो भी आते हैं। सच एज इस्लामिक सकूक एंड शेयर ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, the shares of the companies whose original activities are permissible can also be added to this category। और उसके अंदर जो शरिया 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 स्क्रीनिंग क्राइटेरिया था उसकी तरफ वो रेफर कर रहा है कि भाई द कंपनीज हुज ओरिजिनल एक्टिविटीज आर परमिसिबल। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल एक्टिविटीज तो परमिसिबल है, और बाकी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं कि कुछ छोटी मोटी इनकम जो है इम्परमिसिबल हो, तो उस सूरत में शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगा के आप उनके जो शेयर्स हैं उसको मॉर्गेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात है। अच्छा, अब इट इज परमिसिबल टू मॉर्गेज यूजरफ्रैक्ट बेस सकूक। यूजरफ्रैक्ट बेस सकूक का मतलब है इजारा सकूक। बस लफ्ज मुश्किल इन्होंने लिख दिया, बात सिंपल सी है। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि अल्फाज मुश्किल आप बता रहे, तो यहाँ भी इजारा बेस सकूक है, ठीक है। which represent common share in the usufruct of the specific asset or assets in the form of a specific indebtedness। This could be taken with due consideration to Sharia सकूक के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ आप इसको इनको भी जो है वो चूंकि अब जो इजारा के बेस सकूक होंगे वो बैक एंड पे जो एसेट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इसलिए उसकी मॉर्गेज हो सकती है। चलिए 975 676। अच्छा, एक पेज रह गया हमारा। स्टैंडर्ड काफी बड़ा है। अच्छा जी, it is permissible to mortgage a financial paper and sukuk that should not be issued or it is impermissible, sorry, ये permissible नहीं है, इस चीज की इजाजत नहीं है to mortgage a financial paper and sukuk that should not be issued or transacted according to sharia। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो शरिया के अंदर जिनके अंदर कोई जो सकूक है जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है, और फिर आप कहेंगे वो सकूक कैसे, तो बस नाम दिया गया है, वो सकूक तो होंगे नहीं। सकूक तो उन्हीं को कहा जाता है कि जो कि शरिया कंप्लाइंट है, और इनको बेसिकली आप बॉन्ड ये शेयर्स या सॉरी दूसरे ही समझे। सच एज इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स, अब इसने एग्जांपल भी दिया, इसके अंदर सकूक की एग्जांपल तो नहीं देगी, इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर हैं, हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी मामला खराब थे। इंजॉयमेंट शेयर थे, तो इसको जो है वो इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम था, वो क्या था इंजॉयमेंट शेयर के लिए? तमत्तो तमत्तो। शेयर। तमत्तो शेयर्स, तो ये भी जो है वो मना थे। तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं कि ये फाइनेंशियल पेपर के अंदर हम पढ़ के आए थे सारी चीजें, कि ये इनको जाहिर सी बात है फिर मोर्गेज नहीं किया जा सकता। क्यों? कि जब आप इनको मोर्गेज करेंगे और कल मामला हुआ इनको बेचने का आया, तो आप चूंकि इनकी सेल परचेज की तो अलाउड ही नहीं है, तो आप इनकी सेल परचेज कैसे करेंगे, पे बेच के कैसे अपना डेट रिकवर करेंगे, चूंकि इनके अंदर तो रिबा वाले मामला आते हैं, तो इसलिए फिर इनको इससे पहले से जो मोर्गेज ही नहीं किया जाएगा। सच फाइनेंशियल पेपर्स इंक्लूड्स आल्सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, यानी कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट्स, इसी तरह सर्टिफिकेट्स ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, ठीक है। इसी तरीके से एंड शेयर ऑफ द कंपनीज that pursue impermissible activities like manufacturing of alcohol, swine trading, dealing and riba, this, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद उसने कहा कि among these financial paper also the shares of traditional financial institution के कन्वेंशनल बैंक के शेयर, शेयर ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंपनीज, शेयर ऑफ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज एंड शेयर ऑफ कंपनीज which originally pursue permissible activity yet riba based and other prohibited dealing constitute a predominant part
ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, देन दैट्स मीन कि वो कंपनीज जिनका मेन बिजनेस तो शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट जो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को पास नहीं कर सकी, तो उनके शेयर भी डेफिनेटली फिर आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। मोर्गेज ऑफ अ करंट अकाउंट एंड कैश सिक्योरिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। When a current account is mortgaged for the benefit of the same institution with which it is opened, the institution should not use the account unless an agreement is reached between the two parties to transfer the account to an investment account and thus make it subject to the ruling on mudarba instead of ruling on loan. तो करीम खटक साहब ने कोई करंट अकाउंट की बात की थी। करीम खटक साहब ये हमें बताएंगे इसमें ये क्या कह रहा है, हमें क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? क्या आता तो मैं उसको ट्रस्ट समझता। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अ, जो करंट अकाउंट वाला मामला है, उसकी वजह से जो है ये मसले आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बात थी कि मॉर्टगेज जो एसेट है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब करंट अकाउंट तो मामला ये था कि बैंक यूज कर रहा था उसको, उससे बेनिफिट ले रहा था। अब क्या हुआ कि एक और लोन का मामला हुआ और बैंक ने इस एसेट को, जो कि करंट अकाउंट है, कस्टमर का एसेट है, ये तो कस्टमर का जो कि रिसीवेबल है इसलिए कस्टमर का एसेट है, बैंक की तो लाइबिलिटी है, इसको मॉर्टगेज कर लिया। तो ऊपर जो उसने बात की थी कि जो मॉर्टगेज एसेट है उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता, तो अब या तो फिर ये करेगा कि बैंक इस करंट अकाउंट के फंड को यूज नहीं करेगा, पहली बात। अगर वो यूज करना है उसने, तो फिर इसको जो है वो शिफ्ट करे, किससे, इन्वेस्टमेंट के अंदर करे। अब मामला क्या है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी तो वो उस एसेट को यूज करेगा एक लिहाज से, उसको मुदारबा, उसका मुदारिब बनेगा ना वो, और मुदारिब के अंदर क्या करेगा कि उसका भी शेयर होगा, लेकिन वो जो फायदा उठा रहा होगा वो मॉर्टगेज के कॉन्टेक्ट से इलादा, वो बेसिकली जो मुदारबा का कॉन्टेक्ट होगा वो उससे इलादा होगा। तो वो जो बेनिफिट ले रहा होगा वो मुदारबा के बेस पे ले रहा होगा, ना कि मॉर्टगेज की बेस पे। तो ये एक छोटी सी बीच में लाइन भी है, और ये इस तरीके से है कि दिस इज सो बिकॉज द इंस्टीट्यूशन एज अ मॉर्टगेजी हैज टू अवॉइड मेकिंग फ्री ऑफ चार्ज बेनिफिट फ्रॉम द मॉर्टगेज अकाउंट। तो मॉर्टगेज अकाउंट से, यानी मॉर्टगेज एसेट भी अगर कहते हैं तो फिर भी बात ठीक है कि फ्री बेनिफिट वो नहीं ले सकता, ठीक है, कि फ्री बेनिफिट नहीं ले सकता वो, ठीक है। शेख, एक ये है कि उसमें मुराबाहा का दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा या फिर जस्ट एज्यूम करेगा कि बैंक ही मुराबाहा, नहीं नहीं, क्योंकि डेफिनेटली 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 मुराबा का एग्रीमेंट होगा। ये देखिए यही कह रहा है कि ऑन ट्रांसफरी ऑन ट्रांसफरेंस ऑफ द अकाउंट टू एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, the account holder become entitled to his profit share as owner of the capital, while the institution become entitled to the profit as the worker मुदारिब। तो पहली बात यह है कि ये मुदारबा का कॉन्टेक्ट होगा, ये मॉर्गेज के कॉन्टेक्ट के डेफिनेटली बाद होगा। और उस सूरत में क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बैंक बेनिफिट उसके मुदारबा से एक लिहाज से बेनिफिट ले तो रहा है ना, कि उसके पास वो इन्वेस्टमेंट में आई और उसको वो कर रहा है, लेकिन अब वहां पे जो बैंक का जो वो उसके थ्रू प्रॉफिट ले रहा है, वो अपनी सर्विसेज जो कि मुदारबा के तहत एक जायज सर्विसेज दे रहा है उसके थ्रू वो ले रहा है, और वो मॉर्गेज का फ्री यूज डेफिनेटली नहीं कर रहा। और मॉर्गेज का जो फ्री यूज है वो मना है। यहाँ पे मुदारिब फ्री यूज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सर्विसेज दे रहा है कहाँ पे, मुदारबा पे, और अपनी सर्विसेज का ही वो जो है वो उसके ऊपर ही जो मुदारबा के रूल्स के मुताबिक जो है वो रिटर्न ले रहे हैं। तो जो है करंट अकाउंट नॉर्मली लोन बेस होता है, और लोन से होता ही ये है कि जो डेटर है वो फायदा ही उठा रहा होता है, डेफिनेटली इसीलिए ही होता है। तो बैंक चूंकि डेटर है वो उससे फायदा उठा रहा है, लेकिन जब वो मॉर्गेज हो गया तो अब इसका स्टेटस जो है वो चेंज हुआ। अब इसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये भी है कि जब ये लोन था तो लोन के अंदर इसका ये जमान था, ठीक है। अब जब ये मॉर्गेज बना तो अब ये जमान नहीं रहा, ये ट्रस्ट बन गया, ठीक है। जमान से निकल के ये ट्रस्ट में चला गया, यानी
करंट अकाउंट जो है वो उसके पास, बैंक के पास था, तो उसमें लॉस होता या फायदा होता, दोनों सूरतों में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वापसी डिपॉजिटर को जरूरी थी। लेकिन अब जब ये मॉर्टगेज हुआ तो मॉर्टगेज का रूल तो ये है कि मॉर्टगेज एसेट अगर नेग्लिजेंस से लॉस हुआ तो उस सूरत में तो उसको कंपनसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यहाँ पे। तो अब ये इसका जो है जमान, इसको जो है जमान से निकाल के ट्रस्ट में करना पड़ेगा। और वो कैसे है कि आप करंट अकाउंट को मुदारबा में करेंगे। अब जो मुदारबा, फिर वही बात है कि मुदारबा जमान नहीं है, वो क्या है, वो अमीन है, वो ट्रस्ट है। तो इसलिए वहां पे ये दोनों का जो कंट्राडिक्ट आ रहा था ये भी क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? यासीन साहब क्लियर? जी क्लियर है। तो रब्बुल माल का जो माल है वो एज जो ना मॉर्टगेज वो रहन हुआ, मॉर्टगेज किया जाएगा। और जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ना मॉर्टगेज, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मॉर्टगेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पानी ले अच्छा, मोर्टगेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूनिट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। अब जिस तरीके से ऊपर हमने करंट अकाउंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के मॉर्टगेज किया था, तो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को जो है वो मॉर्टगेज किया था। इन्वेस्टमेंट यूनिट्स के अंदर क्या आएंगे, आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशन कैन एक्सेप्ट मॉर्टगेज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स इन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड्स, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड्स इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। In this case, the institution as a mortgagee can suspend the right of the client to get back or draw from the account absolutely or in proportion to the amount of the debt, whichever is more suitable. कि आपने उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट मॉर्गेज किया तो आप उसका सस्पेंड करेंगे, जो विड्रॉल है, जो चेकिंग फैसिलिटी उसके पास थी कि उस अमाउंट को वो विड्रॉ कर सकता है, आप उसको सस्पेंड करेंगे। दैट्स मीन कि इसके ऊपर आप लियन मार्क क्या करेंगे, करेंगे। तो अकाउंट्स के ऊपर नॉर्मली लियन मार्क होता है। तो वो कह रहे हैं कि करें आप, उसके अकाउंट में हो सकता है कि लोन तो आपने उसको 1 लाख का दिया, उसके अकाउंट में 2 लाख पड़े हुए हैं, 1 मिलियन पड़ा हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप 1 लाख को ही लियन करें। लेकिन जो मॉर्टगेज का एसेट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ड्रा फ्रॉम द अकाउंट एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली यानी पूरे का पूरे को ब्लॉक कर दें, जायज ये भी है। और इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ द डेट, यानी आप या ये करें कि 70% ले लें या 100% ले लें, जो भी आप, सिक्योरिटी कम या ज्यादा हो भी सकती है ना। वो कह रहे हैं विच एवर इज सूटेबल, इनमें से जो बेहतर आपको लगता है। लेकिन ज्यादा जो प्रेफरेबल है वो जितना अमाउंट का लोन है, अगर कैश वाला मामला है, कैश में ले रहे हैं, तो उतना ही उसको किया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो आप एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं ना कि कितनी अमाउंट के बदले कितने पैसे। जबकि एसेट की वैल्यू के अंदर या बाज़ ऑफ एसेट को ब्रेक करना है इस लिहाज से कि वो वैल्यू के ऊपर, और फिर जो है डीवैल्यूएशन और सारी चीज़ें, तो वो उसके अंदर एसेट के अंदर तो अप्रिशिएट या वो उसकी डीवैल्यूएशन सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा जी, 6.2 के अंदर है द इनकम एंड ग्रोथ अर्न बाय द यूनिट्स ऑन द अकाउंट्स आर कंसिडर टू बी मॉर्गेज अलॉन्ग विद द, भाई सेविंग अकाउंट के अंदर जो प्रिंसिपल आता रहेगा उसका क्या होगा, वो कहता है वो भी मॉर्गेज रहेगा। जैसे पीछे अर्निंग एसेट थी, अर्निंग एसेट एसेट की जो इनकम थी वो भी मॉर्गेज थी। लेकिन उसमें कहा था कि अगर मॉर्गेजर सॉरी मॉर्गेजी चाहे तो वो उसको रिलीज भी कर सकता है कि भाई इनकम को मॉर्गेज नहीं करूंगा, सिर्फ एसेट को मॉर्गेज करूंगा। दिस शुड होल्ड ट्रू द कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप between the client and the institution or the fund is mudarba or investment agency unless the two parties agreed on the other arrangement। तो जो इनकम है वो भी मॉर्गेज होगी, लेकिन दोनों पार्टीज किसी और बात पे एग्री होती है तो कोई मसला नहीं हो जाए। बट हमेशा इसमें देखा गया है जब इस सारे सिनेरियो के अंदर मोस्टली जो अंडरजन होती है ना, एक टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी में से प्रिंसिपल ही होता है वो, उसमें जो उससे जो प्रॉफिट अर्न जी हो जी, रहा होता है। दोनों 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 बातें हो सकती है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि अनलेस द टू पार्टीज एग्री ऑन अदर अदर एग्रीमेंट। असल चीज तो है ना, आपने डेट का सिक्योर करना है, उतनी अमाउंट से कर दिया या उससे ज्यादा रख ली या कम रख ली, जो भी परसेंटेज रखी। अब आप इनकम को करें या छोड़ दें वो आपका राइट है ना। तो अगर करें फिर भी ठीक है, छोड़ दें फिर भी ठीक है, शरीयत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो नॉर्मली आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है कि उसको प्रॉफिट को उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसके किसी दूसरे अकाउंट के अंदर प्रॉफिट गिर रहा होता है। तो ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा, मोर्गेज ऑफ व्हाट विल बी ओन्ड,
मोर्टगेज ऑफ व्हाट विल बी ओन्ड, यानी अभी एसेट आपके पास है नहीं है तो वो अभी मिलना है एसेट। इट इज परमिसिबल टू मोर्टगेज एन इनकम विच इज स्टिल टू बी ओन्ड इफ द प्रिंसिपल इनकम अर्निंग एसेट इज स्पेसिफाइड। The contract in this case is valid whether such income is to be mortgaged along with the principal or independently। यानी इस तरीके से हो सकता है कि कोई इनकम जनरेटिंग एसेट है, आपने उसको मॉर्टगेज किया और उसकी इनकम को भी मॉर्टगेज कर लिया। अब इनकम जो है वो अभी रिसीव नहीं हुई, इसलिए जाहिर सी बात है वो ओन्ड भी नहीं हुई। बाज दफा वो से के रेंटल है, अब रेंटल जो महीना गुजर गया उसका तो रेंट का ओनर बन गया कौन, लेसर, वो रिसीवेबल हो गया ना, अब वो मिला नहीं तो वो अलग बात है। लेकिन जो आने वाला महीना है उसका तो रेंट का अभी वो ओनर ही नहीं बना। तो ये बात हो रही है। वो कह रहा है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उस एसेट को जो जो इनकम जनरेटिंग है वो, और उसकी इनकम जो कि फ्यूचर में आनी है, दोनों को मॉर्टगेज कर लें, या सिर्फ इनकम को करें, लेकिन दोनों पार्टी जिसमें से भी करेंगी। तो इट इज परमिसिबल मॉर्टगेज इनकम विच इज स्टिल टू बी ओन्ड इफ द प्रिंसिपल इनकम अर्निंग अब एसेट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई वो कोई अब घर है जिससे आ रहा है, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, कोई घर है जिससे रेंट आ रहा है, कोई गाड़ी है जिससे रेंट आ रहा है, इस तरह का मामला है। The contract in this case is valid whether such income into mortgage along with the principal or independently। तो दोनों सूरतों में हो सकता है कि वो इनकम को आप मॉर्टगेज वो कर रहे हैं स्पेसिफाइड, यानी बेसिकली ये एक तरह से असाइनमेंट वाली बात है कि उस इनकम को आप असाइन कर देंगे किसको, उसके पास। अच्छा, कोई असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल है। जी जी, असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल है। कोई और कोई बात कर रहा था? जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सब, हम इनकम को अगर मिसाल के तौर पे मॉर्गेज करते हैं, तो जो मॉर्गेज का जो अमाउंट है एक्चुअल में, ये कहाँ फॉल कर रहा होगा? क्योंकि आप जो मिसाल करीम आप तो खटक जो करीम खटक साहब ने बात की ना असाइनमेंट, तो ये उस तरीके से है कि बेसिकली जो उसका जो रूट है, बेसिकली आप ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वो आपके पास क्रेडिट हो। ठीक है, अब बैकएंड पे उसके साथ आपको कोई एक तरह का एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो भी है वो बैकएंड पे डेफिनेटली वो तो होगा ना। तो इस तरीके से है, लेकिन नॉर्मली जो है ना, जो एसेट है उसको उसको मॉर्टगेज किया जाता है और उसकी इनकम को भी किया जाता है। यानी इस चीज को हम पढ़ते हैं ना, द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस इज वैलिड वेदर सच इनकम इज टू बी मॉर्टगेज along with the principal और इंडिपेंडेंटली। यानी ये दोनों सूरतों में हो सकता है कि आप सिर्फ इस इनकम को मॉर्टगेज करें along with the principal, और साथ ही आप जो प्रिंसिपल है दैट्स मीन की जो एसेट है उसको भी, और इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंटली जो मैं समझ रहा हूँ वो तो इनकम का ही है। हम इसको उर्दू में भी देख लेते हैं 7 नंबर क्लास के अंदर जाके ट्रांसलेशन में। अच्छा जी, तो पहले तो ये ना वो एसेट मुतय्यन हो, स्पेसिफाइड हो, चाहे वो आमदनी अपने असल असासे के जिम्मे में रहन बनाई जाए या मुस्तकिल तौर पर बनाई जाए। यानी जो है वही बात कह रहा है कि जो यहाँ पे है कि ये दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन वो एक लिहाज से असाइनमेंट है ना। सर इसमें आपने जैसे एग्जांपल दी ना कि फर्ज करें अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसको मैं मर्गेज रखना चाहूँ, फर्दर सिक्योर करना चाहूँ, तो उसने जिसके साथ लीज एग्रीमेंट किए होते हैं उसका रेंट आ रहा होता है, तो वो एज ए असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल का एक एग्रीमेंट होता है। तो फिर वो उसका जो रेंट आ रहा होता है वो भी हम एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपली तो प्रॉपर्टी भी आ गई और प्लस उसका जो रेंट आ रहा होता है वो भी जो है एज ए हमारे पास मॉर्गेज आएगा। क्या बात है जी, हमारे पास वो साहब मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिशनर हैं, और वो साहब हैं जो इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, कैड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। और इन्होंने हमें बता दिया कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ये साइन कराते हैं, तो प्रैक्टिशनर्स का फायदा हो जाता है। और करीम खटक साहब दूसरी तरफ जो सवाल कर रहे थे वो ऑडिटर थे, तो देखिए कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर दें, वो जो है ना, वो उसका भी लिहाज रखते हैं आप। अच्छा जी। रिजवान साहब मैं भी सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा, तो बहरहाल जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा जी, इंश्योरेंस ऑफ द मॉर्गेज एसेट के, इंश्योरेंस जो है ना वो मॉर्गेज एसेट की करनी। अब यहाँ पे जस्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मॉर्गेज एसेट की इंश्योरेंस कौन कराएगा, जल्दी से जवाब दें। ओनर जो है वो कराएगा। जी, और ओनर कौन है भाई? मॉर्गेजर है। ओनर कौन है? मॉर्गेजर है। द मॉर्गेजी हैज द राइट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
अब मोर्गेजी जो है ना वो उसका कह रहा है, उसके पास ये राइट है, वो क्या करे, वो रिक्वेस्ट करे, क्या करे, वो रिक्वेस्ट करे किसको, फ्रॉम द मोर्गेजर, मोर्गेजर को, कि मोर्गेजर क्या करे, टू अरेंज इस्लामिक इंश्योरेंस फॉर द मोर्गेज एसेट वेन एवर इट इज पॉसिबल। कहते हैं कि भाई वेन एवर इट इज पॉसिबल है, तो चूंकि एसेट है, एसेट तो डिस्ट्रॉय हो सकता है भाई, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी सिक्योरिटी तो गई, तो इसलिए बेहतर ये है कि जब जब ये पॉसिबल हो तो मोर्गेजी जो है ना, मोर्गेजर को कहे कि इस एसेट की आप क्या करें, इस्लामिक इंश्योरेंस कराएं या तकाफुल कराएं। वेन द मोर्गेजर एक्सेप्ट टू डू सो, ठीक है, द कंपनसेशन टू बी रिसीव ऑन द डैमेज ऑफ द मोर्गेज एसिड शेल रिप्लेस इट। तो अगर ये तकाफल आपने करा ली और एसिड डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो कंपनसेशन आएगी इस एसिड की जगह वो मॉर्गेज हो जाएगी। ठीक है, इफ द कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश अमाउंट, सच अमाउंट शेल बी मॉर्गेज along with its return by depositing in a frozen account owned by the mortgager। तो उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला जाएगा, लेकिन इसने में यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी कि इफ सच कंपनसेशन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश अमाउंट, सच अमाउंट शेल बी मॉर्गेज अलोंग विद इट रिटर्न। यानी ऊपर तो उसने ऑप्शनल कहा था कि भाई रिटर्न को करें, यहाँ पे उसने वो कह दिया कि अलोंग विद इट रिटर्न बाय डिपॉजिटिंग इट इन अ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओन्ड बाय द मॉर्गेजर। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज का भी एडिशन। अब है ज़कात ऑन द मॉर्गेज एसेट। तो इसके ऊपर बेसिकली कुछ फिकी इख्तलाफात भी हैं, मुफ्ती साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो भी अगर मैं क्लियर ना हुआ तो वो भी क्लियर करेंगे, यानी मुझसे गलती हुई, कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मॉर्गेज एसेट के ऊपर ज़कात किसी ने भी पे नहीं करनी होती। लेकिन इस ईयर स्टैंडर्ड का व्यू उससे डिफरेंट है। ये इसने जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का व्यू नहीं लिया हुआ, तो ये इसकी ज़कात के बारे में कह रहा है। अच्छा, इसके बारे में मेन डिटेल तो हम पढ़ेंगे ज़कात के ही स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पे जितना आया हुआ है हम उसको देख लेते हैं। और अगर आपको ज़कात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो यहाँ से उठ के नहीं आएगा, वो आपके ज़कात के स्टैंडर्ड से ही आएगा। तो इस तरह की जो क्लास होती है कि दूसरे मेन स्टैंडर्ड की तरफ रेफर होती है, तो उसमें उस दूसरे बड़े स्टैंडर्ड को समझना हमें जरूरी है। और ये क्लास क्लास भी वहाँ दोबारा आ रही होगी। द ओनर ऑफ द मॉर्गेज एसेट शेल पे ज़कात if it is payable on the asset at its income or on its income only। तो अगर ये एसेट जो है ना वो जकातेबल एसेट में से है, अब हम वहां जब जकात का पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि जकातेबल एसेट होते कौन से हैं। तो अगर ये फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट तो जकातेबल होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग एसेट है तो वो जकातेबल होता है। तो उस सूरत में वो कहता है कि यहाँ पे उसके ऊपर एसेट की जकात दी जाएगी। इसी तरीके से जो इनकम है, इनकम के ऊपर तो जकात तब होती है कि जब वो इनकम का कुछ पोर्शन बच गया हो एट द टाइम ऑफ जकात पेमेंट, ठीक है, जकात के टाइम पे वो मौजूद हो। ठीक, यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी होती है, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में एक मिथ कहें, वो ये होती है कि लाजमन समझा ये जाता है कि इनकम वो जो आपके पास पूरा साल रहे उस पे ज़कात है, उस पे वो वाला मामला नहीं है। बल्कि जब आप जो है वो साहिब निसाब बन जाते हैं, तो जिस दिन आप साहिब निसाब बनते हैं उसके एक साल बाद आपने ज़कात पे करनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि जब आप ज़कात पे कर रहे हो जो आपके पास कैश है उस टाइम उस पे पूरा साल गुजरा हो, बल्कि उस स्पेसिफिक डेट पे उस अमाउंट का आपके पास होना जरूरी है। तो ज़कात डे पे अगर इस इनकम में से कुछ चीज बची तो उस पे डेफिनेटली वो ज़कात देगा। The fact that the owner cannot dispose of the mortgage asset does not relieve him from payment of the zakat। तो अब ज़कात के स्टैंडर्ड में हम जाके ऐसी बातें पढ़ेंगे कि जहाँ का आपका कोई वो एसेट जिसके ऊपर आपको तसर्रफ का राइट है, तो उसके ऊपर तो आपकी हर साल की ज़कात बनती होती है। लेकिन जिसके ऊपर तसर्रफ का राइट नहीं होता उसके ऊपर आपको तब ज़कात देनी होती है जिस साल वो आपको मिले। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो जो मोर्टगेज वाला मामला है, इसमें ये चीज इसकी वजह से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा कि उस एसेट के ऊपर वो मॉर्टगेज है और उसके ऊपर आप तसर्रफ नहीं कर सकते। तसर्रफ का मतलब उसको खर्च नहीं कर सकते या उसको आगे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, ज़कात इज पेबल ऑन ऑल कैश मॉर्टगेजेस सच एज करंट अकाउंट्स, कैश सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, फ्रोजन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सुकूक, सलम डेट्स, इस्तिस्ना डेट्स सब्जेक्ट टू द स्टिपुलेशन ऑफ द शेयर। तो इसकी सारी डिटेल जो है ना वहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारा शेयर चैनल ख़त्म हुआ। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
और ये 980 के ऊपर है ये। 980 पे ऊपर जाके देखते हैं, और ये 980 से स्टार्ट होके अब देखते हैं कि ये आगे तक जा रही है इसकी बेसिस। और यहीं पे देख लेते हैं ये कहाँ तक जाती है। 980 से लेके 989 तक ये जाती है तकरीबन। इसके अंदर 9 पेजेस के अंदर ये बेसिस हैं, और इसकी बड़ी डिटेल के अंदर बेसिस हैं। वो लोग जो